ललन टॉक के गेस्ट इन द न्यूज रूम में स्वागत कीजिए। कमाल के बैडमिंटन खिलाड़ी रहे और फिर अपने स्टूडेंट्स के जरिए भारत को 3 ओलंपिक मेडल जिताने वाले पद्मश्री पद्म भूषण भारत के सबसे सफल बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद जी का बहुत बहुत स्वागत। हैदराबाद में बैगन बैगन काय को सब बोलते रहते। बैंगन के वादा मत करो यार। कोच को कितना सख्त होना चाहिए। साइना नेहवाल कितनी बार वॉशरूम जाती थी ये भी आपको पता रहता था। Some people have said that these are inhuman. तो आप फोन सुबह ही जब्त कर लेते थे उनके, प्रैक्टिस के बीच में नहीं देख सकते। नहीं ऐसा नहीं है, तो प्रैक्टिस के बाद भी नहीं देखते। डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, ये टफ है थोड़ा। I knew it. Depends on the leader. आपको एक बार मैच छोड़ना पड़ा या आप सोते रह गए थे, मैच में पहुंच नहीं पाए थे? पता नहीं कितने दिन मैं वो याद कर के रोया। पर आपने भी बहुत इंजरीज देखी। मैं पीछे जा रहा था और मैं और मेरे पार्टनर दोनों टकरा गए और वो मेरे पैर पे लैंड किया तो मेरा घुटना मुड़ गया। ओलंपिक्स जब हारा ना in 2000, it was really one of the worst things which could have happened to me. My body was not able to handle it. So after that I thought that I'll never have any expectation in my life. 2001 ऑल इंग्लैंड ओपन, पीटर गेट को जो डेनमार्क वालों को आपने सेमीफाइनल्स में हराया, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये पी गोपीचंद का करियर बेस्ट था। मैं थोड़ा सा गवार टाइप का माइंडसेट से था कि ये गोरों के साथ हम नहीं हारेंगे, तो मैं कोर्ट में जाते इसके साथ तो नहीं हारूंगा। उसने पिछले साल एक स्विस ओपन में मुझे हराया एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव इट बैक। रियो ओलंपिक्स पीवी सिंधु का सिल्वर, वो वापस लौटी तो तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे महमूद, उनका बयान याद है आपको? उन्होंने कहा था कि हम अब तेलंगाना सरकार सिंधु को एक अच्छा कोच देने का इरादा रखती है ताकि आगे चल के वो गोल्ड ला सके। If somebody who's doesn't have knowledge of sport speaks that way, then why do you care? 2006 में आपको नेशनल कोच बनाया गया, कुछ लोग इससे खुश नहीं थे? Jealousy is one thing, professional rivalry is one thing. हाँ, आज मैं हंस के बोल रहा हूँ, but back in the day, I was like, I will have to prove that I am a better coach. ज्वाला गुट्टा के साथ क्या हुआ था? क्यों नहीं पटरी बैठ पाई? 2017 में हिमंता बिस्व शर्मा ने बैडमिंटन के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन जैसे काम करेगा उसकी रूल बुक में चेंज करने की कोशिश की थी। The credit of India winning medals goes to one person. Then obviously there will be people who will not like it. आप पर एक केस हुआ मेंटल हैरेसमेंट का। कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि जो कोचेस हैं उनको प्राइवेट एकेडमी चलाने का राइट होने से वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो फिर भी ठीक है। There's so many people in the sporting ecosystem who have no interest in performing. 2011 में साइना नेहवाल और गोपीचंद के बीच कुछ प्रॉब्लम्स आए। Because my coaching philosophy, the culture of the place is more important than the person. आपने ये कहा कि प्रकाश पादुकोण, विमल कुमार और वीरेंद्र सिन्हा ने मिलकर के साइना को हैदराबाद छोड़ने के लिए कन्विंस किया। प्लेयर एक छोटी चिड़िया के जैसा होता है, ज़्यादा जोर से दब भी न जाए और उड़ भी ना पाए। अगर वो हाथ में रहता है या उड़ता है, मान के चलना कि वो तेरे हाथ में शिट करेगा। जीवन में काम के सबक जिस डाल पर भी मिलें तोड़ करके अपनी टोकरी में रख लेने चाहिए। जैसे चाय में बिस्किट को इस तरह डुबोना कि वो नरम भी हो जाए और टूटकर गिरे भी नहीं, एक लाइफ लेसन है। वैसे ही बैडमिंटन कोर्ट में कब स्मैश करना है, कब अपोनेंट को पीछे खिलाना है और कब हौले से ड्रॉप शॉट खेल देना है, ये लाइफ लेसन ही तो है। बैडमिंटन धीरज भी सिखाता है, धैर्य क्योंकि शटल वापस आती है, विनम्रता सिखाता है क्योंकि आपके ठीक सामने रुकावट का जाल है जिस पर किसी का बस नहीं, दर्द सिखाता है ख़ास तौर से जब आप बहुत दिनों बाद खेलें क्योंकि अगले दिन शरीर में न जाने कहाँ से कहाँ के मसल्स जो हैं वो शिकायतों की चिट्ठियाँ भेजते हैं। और ये सारे पाठ, ये सारे सबक, सारे लेसन्स हर रोज़ सबसे ऊंचे स्तर पर पढ़ने सीखने की कल्पना कीजिए। 44x17 फीट के उस कोर्ट पर आप अकेले होते हैं और कोई बहाना नहीं होता, कोई छुपाना भी नहीं होता, दोष मढ़ने के लिए कोई साथी भी नहीं होता। और हमारे आज के मेहमान ने इस सच को पसीने और मेहनत के रिश्ते की तरह जिया है। वो गिरे, चोटिल हुए, पाँव में सपोर्ट बांध करके खेले, वापस आए
और 2001 में ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप जीत करके इतिहास बना दिया और साबित किया कि दुनिया की सबसे लंबी रैलीज़ कई बार सबसे तेज़ दहाड़ पर ख़त्म होती हैं। बहुत सारे चैम्पियंस एक समय के बाद ना जूते टांग देते हैं, पर इन्होंने कोर्ट को देखा और कहा कि और चैम्पियंस हमें चाहिए, तो भाई साहब कोच बन गए। सीमित रिसोर्सेस और पक्के यकीन के साथ उन्होंने भारत को वो खिलाड़ी दिए जिन्होंने ओलंपिक मेडल्स का सपना हमारा पूरा किया। क्रिकेट के लिए पागल ये देश अलार्म लगा कर के सुबह उठा बैडमिंटन का एक मैच देखने के लिए। और बुरा ना माने पर थे ये बहुत सख्त कोच। इन्होंने खिलाड़ियों को अंडर प्रेशर शांत रहना सिखाया, बुरी हार से रिकवर करना सिखाया और ये भी सिखाया कि वो जो लकी नेट शॉट जो उधर गिर जाता है गलती से, उसको ओन कैसे करना है। जीवन और बैडमिंटन में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पॉइंट्स जीते, मायने ये रखता है कि आपकी रैली कितनी लंबी चली कि सामने वाले का हौसला टूट गया। तो ललन टॉप के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में स्वागत कीजिए कमाल के बैडमिंटन खिलाड़ी रहे और फिर अपने स्टूडेंट्स के ज़रिए भारत को 3 ओलंपिक मेडल जिताने वाले पद्मश्री पद्म भूषण भारत के सबसे सफल बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद जी का। कैसे हैं आप? दिल्ली का पोल्यूशन एंजॉय कर रहे हैं? इट्स नाइस। टफ डे फॉर यू, मतलब आपकी बेटी का डबल्स मैच था इंडिया ओपन में, मैं भी देख रहा था और स्पेशली आखिरी पॉइंट बहुत टफ, तीनों सेट बहुत ही टफ थे। ठीक है, आई थिंक स्पोर्ट्स कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, तो इतने साल खेलने के बाद और इतने साल कोचिंग करने के बाद हाँ बुरा लगता है, बट ज़्यादा देर नहीं लगता है। इट्स ओके। मैं ना मतलब अभी कुछ दिन पहले मैंने बैडमिंटन फिर से खेलना शुरू किया, सिर्फ ऐसे ही। मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, पहले खेलता था पहले। और जब आप बहुत दिनों बाद खेलते हैं ना, तो कई बार आपको लगता है कि सीधी शटल ये आ तो रही है और मैं उछलूँगा और अभी स्मैश मारूंगा, और आप मारते हैं और आप सिर्फ यू हिट एयर, वो कहाँ गिरी पता नहीं चला, आपके साथ मजाक होता है। पर मतलब उसमें आपके हिप्स और आपके थाइज़ की मसल्स भी अगले दिन जो हैं सोर होती है, आपको पता लगता है। बट वो मुझे जब मैं अभी बहुत दिनों बाद खेला ना, तो अगले दिन मैंने इस तरह से भी सोचना शुरू किया कि ये जो मैं बात कह रहा था कि बैडमिंटन एक तरह का लाइफ लेसन है। बहुत कम टाइम पर आपको बहुत डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को दिखाना है। इतने लंबे टाइम तक पहले आप खेले और फिर इतने लंबे समय से कोचिंग देते हुए बैडमिंटन ने आपके लाइफ में, जब मैं कहूँ ना कि क्या क्या चीज़ों को थोड़ा सा सरल बनाया, थोड़ा इजी बनाया है, क्या क्या चीज़ें थी जो बैडमिंटन से लेकर के आपने अपनी पर्सनल लाइफ में, आप कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, जो बैडमिंटन से आपने ली और उनको इम्प्लीमेंट किया? मैं खेलना शुरू किया करीब 10 साल होते हुए और आज आई एम 52 ईयर्स ओल्ड। तो इस दौरान शायद ही ऐसा एक हफ़्ता होगा जहाँ पे मैंने बैडमिंटन कोर्ट या बैडमिंटन नहीं देखा होगा। तो ज़िंदगी क्या है और बैडमिंटन क्या है, ये अलग अलग नहीं है। तो मैं जो भी हूँ वो बैडमिंटन के वजह से ही हूँ। और मेरे लाइफ में और बैडमिंटन के लाइफ वो इंटरलैप हो गया है कि ऐसा अलग अलग नहीं है। तो मैं जो कुछ भी मैंने सीखा है और जो भी मेरे में कमियां भी है, वो मैं मानता हूँ कि बैडमिंटन मेरा ही है। तो आई डोंट सी माई सेल्फ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट थिंग। बट हाँ, अगर खेल की भावना से देखें तो डिसीजन मेकिंग, जैसा आपने बोला, जीत हार, क्योंकि आप इतने बार हारते हो तो हार के बाद जीत होता है करके आपको पता लगता है और छोड़ना नहीं है। और अगला सुबह वापस एक एंथुजियाज़म के साथ कि मैं अगले दिन जीतूंगा। अगर आप जीतते भी है तो अगले दिन मैं हार सकता हूँ अगर मैं ट्रेनिंग ठीक से नहीं किया तो ऐसे जो लाइफ लेसन्स है वो स्पोर्ट में नेचुरल है। और जब आप इतने साल खेलते हो तो आपको जीतने का ज़्यादा खुशी या घमंड भी नहीं होता है और हारने का ज़्यादा दुख भी नहीं होता है। ये पार्ट ऑफ लाइफ मान के चलना पड़ता है, क्योंकि ये अक्सर होते ही रहता है
कि थोड़ा जीते फिर हारे, फिर जीते फिर हारे, आपको ऐसा है कि यार जीते, हाँ ठीक है, हार ज़्यादा दूर नहीं है, और जब हारे लगता है कि जीत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसा कोशिश करते करते ही ज़िंदगी चल जाती है। और इसमें ऐसा भी लगता है कि कभी कभी प्लेयर्स थोड़े लोग होते हैं जिनको आप देखते हो कि ये वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बन सकता है, या उनका जो पोटेंशियल है वो, और उनका जो एक्सपेक्टेशंस है, या हम जैसे कोचेस का एक्सपेक्टेशन है, वो कभी भी फुलफ़िल नहीं कर सकता है। पर ये इम्पॉर्टेंट है कि वो एटलीस्ट अपना जो कैपेसिटी है उतना तक तो खेले, उसको पुश करें, मतलब उसका, हाँ, अपना जो एबिलिटी है, अपना जो डिसिप्लिन है उसको ठीक करे, अपना जो मेहनत है वो 100% करे, और कोर्ट में ऐसा तरीके से जाए कि मैं हारूंगा पता है, पर उसको कैमोफ्लेज करके मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जीतूंगा। ऐसा एक बचपना मानो, एक फाइटर का एटीट्यूड मानो, ऐसा एटीट्यूड भी स्पोर्ट्स सिखाता है। एंड when you spent a life like this over time, then you balance out a lot of things, और जीतते हैं तो ठीक है, हारते हैं तो भी ठीक है, इट्स ओके, और कल का दिन इम्पोर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, दिन और रात की तरह है। पर आप भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों की लिस्ट निकालेंगे ना, तो पी कश्यप, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सब जो है आपके शिष्य रहे, आपके एकेडमी से निकले। एक टाइम के बाद कहीं और से भी उन्होंने ट्रेनिंग ली, पर आपके यहाँ से आए। मैं उस पर आऊँगा, इनफैक्ट आपके ट्रेनिंग मेथड पर भी मुझे अलग से बात करनी है, क्योंकि वो एक बड़ी डिबेट है कि कोच को कितना सख्त होना चाहिए, और एक प्लेयर की पर्सनल लाइफ में उसको कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, पर्सनल लाइफ एज इन उसके पर्सनल रूटीन में, कि वो क्या खा रहा है कि नहीं, इस पर कितनी। एक फ़िल्म है, पता नहीं आपने देखी है नहीं, विप्लैश करके एक फ़िल्म है जिसमें एक ड्रमर है, और उसके जो म्यूजिशियन जो उसको सिखा रहे हैं, ट्रेनर, वो बहुत सख्त होते हैं, उसके हाथों से खून निकलने लगता है, उसको वो जलील करते हैं, पर अल्टीमेटली उसके अंदर से बेस्ट निकालने के लिए तो उसने एक बड़ी डिबेट खड़ी की थी कि जैसे आपके बारे में ये है कि साइना नेहवाल, सिंस अब ये जिक्र हो गया तो मैं कर ही देता हूँ कि साइना नेहवाल कितनी बार वॉशरूम जाती थी ये भी आपको पता रहता था, वो क्या खा रही हैं, कोई अपने रूम में चॉकलेट तो नहीं खा रहा है, इस पर भी नज़र रहती थी। तो इतना आसान नहीं था ट्रेन करना। बट आप ये इस बात में यकीन रखते हैं कि बाउंड्रीज़ को पुश करने के लिए, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा इनह्यूमन होना पड़ता है, वो नहीं होंगे तो फिर बेस्ट नहीं निकलेगा आपका, आप वो बाउंड्री नहीं तोड़ेंगे। ऐसा अभी जब मैं ऑल इंग्लैंड जीता तब मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर मैं ऑल इंग्लैंड जीत सकता हूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं तो वो भी ऑल इंग्लैंड जीत सकते हैं। तो ये माइंडसेट के साथ मैंने कोचिंग शुरू किया, और मेरे को जब बच्चा दिखता है, या साइना दिखी, या श्रीकांत, या प्रणॉय, या सिंधु, या जो भी दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई तेरे में जितना कैपेसिटी मैं देखता हूँ, काश तू देख लेता अपने में। सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट। आई विश यू कैन सी द पोटेंशियल विच आई कैन सी। और मुझे ऐसा वर्ल्ड चैम्पियन दिखता है, अगर वो वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बनता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी में कोई कमी है। सो पुश करता हूँ, और उसके लिए जो भी चाहिए, आप खाना ठीक से खाना चाहिए, आप सोना टाइम पे सोना चाहिए, और आप खेलना, और आपका सोच 100% रहना चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे 5 घंटे, अगर 10-20 घंटे आप खेलते हो तो वो जो 14 घंटे आप क्या करते हो उसका असर वो 10 घंटे में पड़ता है। जो मैच आप 1 घंटे 2 घंटे में खेलते हो, 1-1.5 आवर, वो ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जाके ऐसा लैंड होके खेलेंगे, नहीं, आपका जो प्रिपरेशन है वही तो आप करेंगे। और उसमें whether it's food, whether it's recovery in terms of sleep, whether it's training, और whether it's the thought process, ये सारे चीज़ मायने रखते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है। अब हाँ, आज के तारीख में some people have said that these are inhuman, but अगर आप
बिरयानी खा के आप वर्ल्ड चैम्पियन बनोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप मतलब एक आध बार खाना ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट अगर आप फ़ोन पे आपका ध्यान पूरा फ़ोन पे है तो आप वर्ल्ड लेवल खेल सकते हो सकता है कि ऐसे थोड़े लोग होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चांस क्यों ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो आपके एकेडमी में जब सुबह बच्चे चूँकि आपने शब्द इस्तेमाल किया, खिलाड़ी जब भी आते थे तो आप फ़ोन सुबह ही जब्त कर लेते थे उनके, रख देते थे बैग में, और जब वो जाते थे तब उनको फ़ोन्स मिलते थे, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। देखो फ़ोन्स तो अभी का प्रैक्टिस के बीच में नहीं देख सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे प्रैक्टिस के बाद भी नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है। नो, क्या बोलूं? इट्स अ डिस्ट्रैक्शन, यू बिलीव? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी को अगर मान लो कि आप का जो बेसिक आदत है कि आप फ़ोन उठा रहे हो हर 2 मिनट में, अगर मैं ले लूँ उसको बोल के कि तुम्हारा प्रिपरेशन के लिए ये मैं ले रहा हूँ, तो जब भी आपका माइंड फ़ोन के बारे में सोचेगा, आपका माइंड ये सोचेगा कि मैंने फ़ोन छोड़ा है क्योंकि मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनना है या नेशनल चैम्पियन बनना है। मैं ऑर्डर करने खाना जाता हूँ, सारे लोग स्वीट डिश ऑर्डर कर रहे हैं और मैं नहीं करता हूँ, तो मेरे माइंड में ये रहता है कि मैंने छोड़ा इसलिए है क्योंकि मैं वर्ल्ड का टॉप प्लेयर बनना चाहता हूँ। सो इट इज़ नॉट द थिंग विच यू लेफ्ट। वो बिरयानी का एक प्लेट खाने से वर्ल्ड चैम्पियन बनेगा ऐसा नहीं है, या ना बनेगा ऐसा नहीं है, पर मैंने ये छोड़ा है क्योंकि मुझे बनना है। सो आई थिंक द थॉट विच कनेक्ट्स यू टू यू बिकमिंग एक्सीलेंस, वो थॉट आपको जितने बार याद दिलाता है कि मैं टाइम पे सोऊंगा क्योंकि मुझे चैम्पियन बनना है, मैं खाना ठीक से खाऊंगा क्योंकि मुझे चैम्पियन बनना है, वो याद दिलाता है। एंड वो अगर फ़ोन के माध्यम से होता है, अगर वो आपके दोस्तों के माध्यम से होता है, या बट वो अंदर का जो चाहत है, अंदर का जो डिज़ायर है, उसको आप बर्निंग रखना चाहिए, और उसके लिए आपको जो भी निकालना पड़े याद दिलाने के लिए, दैट आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, मतलब हैदराबाद में रहते हुए खिलाड़ियों के लिए बिरयानी के बारे में सोच भी नहीं सकते। Anyway, पहले आपकी किताब के बारे में बात करते हैं। ये किताब द लॉन्जेविटी कोड पेंगुइन से आई है। डॉक्टर सोफिया पथाई के साथ मिलकर के आपने इसमें लिखा है, साइंस, स्ट्रेटजीज़ एंड सीक्रेट्स टू लिविंग बेटर एंड लॉन्गर। इसमें जो 2-3 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मुझे लगे, मैं उन पे बात करना चाहता हूँ। जो लोग ख़रीदना चाहते हैं, अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, रिलीज़ नहीं हुई जब हम ये शूट कर रहे हैं, 24 जनवरी को ये रिलीज़ होगी। इसमें क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज का एक डिफरेंस लिखा है, लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन का एक फ़र्क लिखा है। आप 52 साल के हैं, माशाल्लाह आप लगते नहीं हैं, पर एक ये होता है ना कि आप फिट दिख भी सकते हैं पर हो सकता है कि फ़िट नहीं हो। थोड़ा इस डिफरेंस को समझाइए उन लोगों के लिए जो अब मेरे जैसे लोग, जो अब कुछ दिनों में 40 की ओर बढ़ेंगे या फिर जो 40+ हो गए हैं, कि बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का फ़र्क क्या है और आप कैसे उस पर काम कर सकते हैं। वो मतलब वो सिर्फ दौड़ते रहने की ही बात है ज़्यादातर, या और भी बहुत कुछ है, आप क्या खाते हैं और क्या कंज्यूम करते हैं? ऐसा नहीं कि जो लोग फिट दिखते हैं वो हेल्दी है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर स्पोर्ट्समैन की बात भी करें ना, तो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ऐसे होते हैं जो हेल्थ के इश्यूज़ भी रहते हैं, क्योंकि आपका बॉडी इतना थक जाता है खेलते खेलते, तो आपको कहीं पे भी बाजू में वायरस वगैरह चल रहा हो तो आपको पहले अटैक करता है, क्योंकि आप फिज़िकली इतने थक जाते हो कि आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सो नॉट नेसेसरी वन that people who look fit are actually healthy in that sense. हाँ, और मेरे ख्याल से अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको उसका फिटनेस, उसका प्रोफेशन, उसका बॉडी टाइप एक तरह से रहना चाहिए। बट अगर कोई ऑफिस में जाता है तो उसका फिटनेस अलग है, और एक हाउसवाइफ रहते हैं तो उसका फिटनेस अलग है। And I have my mother or my father,
माय ग्रैंडफादर. आई थिंक पीपल अगर उनको 40 पेज दे दो तो लाइन बाय लाइन पढ़ने की उनको, दैट इज़ अ फिटनेस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. मदर्स है 20-30-50 साल से घर में, somebody is preparing food and they have never complained, and that is a fitness which is there, and they have not wanting a break from something. So that's also, that mental perseverance is also a fitness which is there. So fitness का जो broad definitions है, this is not about being able to run a marathon or to sprint or to lift weights, but in whatever field you are, to be able to do it consistently over a long period of time with alertness and the body not compromising और bodily effect नहीं हो. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रात में उनको जागना पड़ता है and they are perfectly all right, or who travel long distances by road, they are perfectly all right. If you ask me, I'm not that fit in that sense कि मैं रात 2-4 रात में नींद नहीं आए, नींद सोऊं ठीक से, तो I can't handle it. But there are people who can handle it. So that is also a kind of a fitness. So we cannot only say that if you're able to run 10 kilometers or if your VO2 max is certain level or uplift कितना weight करोगे. So I think that's something which is important. So I think we need to call this thing, ये सारे नए words हैं, all of them are fancy words which have come. But I think to answer your question, I think to be able to do your routine activities, mentally alert, physically being able to handle the pressure, I think is a very important thing. आपने जिक्र नहीं किया इसमें, पर जैसे आपको भी खेलते हुए एक बार, या आई एम श्योर ज़्यादा बार भी आया होगा, मुझे तो एक ही किस्सा पता है, एलर्जिक साइनस की वजह से, इसलिए आप जैकेट भी हमेशा पहन के रखते हैं, या आपने कुछ कई दिनों तक फ़ैन नहीं चलाया अपने रूम में, तो वो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. या आई थिंक बचपन में एक्चुअली टॉन्सिल्स निकाल दिए गए. सो एवरी, और खेलते खेलते आप कहीं पे भी, पहले सेकंड क्लास ट्रेन में जाते थे तो डस्ट तो रहता ही है, और हम लोग हैदराबाद से खेलना स्टार्ट किया. बट अगर हमारा एक नेशनल्स था मद्रास में, चेन्नई में नेशनल्स था, तो वहाँ पे वो सी ब्रीज़ के वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ. अगले साल कलकत्ता में नेशनल्स था, वहाँ पे भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ. सो देन आई रियलाइज़ कि अगर सी ब्रीज़ मुझे लगता है चेस्ट पे तो मुझे प्रॉब्लम होती है, या दैट सॉल्टी एयर हैज़ अ प्रॉब्लम, और डस्ट आई हैव अ प्रॉब्लम. सो उससे बचने के लिए 30-40 डिग्री टेम्परेचर होता है तो भी मैं स्वेटर पहन के घूमता था. रूम में फ़ैन नहीं डालता था क्योंकि मुझे अच्छा खासा सो गया और सुबह उठा तो पूरा सर्दी के साथ उठना था. सो खेलते समय मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता था. सो दैट इज़ वेयर वी वुड हैव दीज चैलेंजेस. सो आई ऑलवेज have had to handle this, but luckily वो bouts काफ़ी कम है, touchwood, and things are far better over the last few years, much better than what they were when I finished playing. थोड़ा और शुरू से शुरू करते हैं अब आपकी जर्नी पर, जब बात हो ही रही है. आप पहले क्रिकेट खेलते थे, सभी लोग खेलते हैं मतलब उसके बाद ये फिर बैडमिंटन की ओर रुझान वाला कैसे हुआ? मतलब वो पहले टेनिस भी फिर बीच में खेलने गए, फिर बैडमिंटन हुआ, वो किस्सा क्या है? ऐसा घर पे मदर को काफ़ी कंप्लेंट्स आए कि उसके वो टाइम पे 84-85 के टाइम में आई थिंक एवरी किड वाज प्लेइंग क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद. तो हम लोग भी घर पे खेलते थे, तो अपार्टमेंट में वो कॉर्क बॉल के साथ खेलते थे तो काफ़ी कांच वांच तोड़ दिए. तो नेबर्स हैड कंप्लेन टू माय मदर. सो मदर ने लेके गए स्टेडियम की कुछ खेल ले, बट क्रिकेट एडमिशंस वर फुल एंड टेनिस हैड टू मेनी कार्स पार्क्ड आउटसाइड. सो आई जॉइंड बैडमिंटन. ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसा प्लेयर बनना है या ये करियर बनना है.
हाँ, जब इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम फेल हो गया तब ऑप्शन नहीं था। आपके कोचेस का मैं एक एक करके नाम लेता हूँ और एक एक लाइन में उनके बारे में बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा। फिर किसी एक दो हैं जिन पर अपन थोड़ा विस्तार में भी जाएंगे। हामिद हुसैन पहले आपके कोच वही थे। वेरी वेरी नाइस पर्सन। मैं आज जो भी हूँ, आई थिंक आई टेक ए लीफ आउट ऑफ ईच ऑफ माई कोचेस। हामिद हुसैन सर ऐसे थे कि मैं बहुत छोटा था, मतलब इन दैट ग्रुप ऑल्सो, एंड मेरा भी हाइट जो भी बढ़ा है ना 15-16 के बाद ही बढ़ा है। सो ही वुड कॉल मी चूहा, ए चूहा इधर आ करके। एंड वो एक्चुअली ऐसा ट्रेडिशनल कोच जैसा रैकेट ऐसा पकड़ना है ऐसा नहीं है, वो कभी उन्होंने सिखाया नहीं, वो देख के ही मैंने सीख लिया। बट ही मेड मी लव द स्पोर्ट। हर दिन मुझे स्टेडियम आने के लिए, उनके साथ उनके पास रहने के लिए मुझे अच्छा लगता था। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट ही वाज, ही मेड मी लव द स्पोर्ट। आरिफ सर डिसिप्लिन, जो अब आप पास ऑन करते हैं। प्योर डिसिप्लिनेरियन, ही वाज फैंटास्टिक। प्रकाश पादुकोण, think if Prakash sir had not won the All England in 1980, मैं नहीं सोचता हूँ कि हम लोग जो भी बचपन में बैडमिंटन खेलते थे, हम लोग ये काब भी सोच सकते हैं कि हम में से कोई, मतलब इंडिया से कोई ऐसा वर्ल्ड लेवल इवेंट जीत सकता है। आई थिंक ए ग्रेट रोल मॉडल एंड एन इंस्पिरेशन। गांगुला प्रसाद ऐसा दोस्त के जैसे थे, एंड ही वॉज वेरी गुड, गुड नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट, बट वेरी फ्रेंडली। सो हम लोग मस्ती भी करते थे साथ में, प्लान भी करते थे टूर्नामेंट्स, एंड वी हैड ए गुड टाइम। और चाइना से वानसू यंग, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। he taught India what badminton training should be, and what it needs to be a world class athlete. So he also was identified talent, and he protected me, and he was very harsh on me, very harsh on me. जो साइनस की बात आप कर रहे थे कि ऐसा हुआ कि आपको एक बार मैच छोड़ना पड़ा या आप सोते रह गए थे, मैच में पहुंच नहीं पाए थे? मतलब जैसे आप, चूँकि एक टाइम लगता है वो मैच्योरिटी आने में, जब आप हार और जीत को लेके सहज हो जाते हैं, पर उस दिन कंफर्टेबल थे आप जब साइनस की वजह से नहीं पहुंच पाए? नहीं, क्या एज था तब? I was 15-16, सो गया। एंड सॉल्ट लेक स्टेडियम में हमारा एकोमोडेशन था, और इवेंट था नेताजी सुभाष स्टेडियम इन कोलकाता, और वहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए गाड़ी नहीं था, कोई आदमी पास में नहीं था, और I just kept crying the whole time, and I cried for days on. पता नहीं कितने दिन मैं वो याद कर के रोया, and it was very very bad. 90s में जब मतलब आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंट भी करने लगे इंडिया को, तो उस समय जो माहौल था उसको थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम जाने नहीं जाते थे अच्छा बैडमिंटन खेलने के लिए। So 1991 I was the junior national champion, और उसी समय हमारा ऑलमोस्ट बैडमिंटन का स्तर थोड़ा सा काफ़ी गिर गया था, थोड़ा सा क्या बोला, तो 90 में हम लोग ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल नहीं जीता, और 94 में गवर्नमेंट ने बैडमिंटन को कॉमनवेल्थ से बाहर कर दिया, या टीम गया पर बैडमिंटन नहीं गया, और बैडमिंटन को प्रायोरिटी ए लिस्ट से निकाल के प्रायोरिटी बी लिस्ट में डाल दिया, और मैं 94-95 में नंबर 1 प्लेयर था कंट्री का। सो देयर वाज नो होप दैट इंडिया कुड बी अ ग्रेट बैडमिंटन नेशन। तो हमारा ऐसा था कि 2 ट्रिप होते थे हमारे, एक गवर्नमेंट का फुल्ली पेड ट्रिप होता था, एक में हम लोग सिर्फ एयर टिकट वो लोग देते थे, और हम खाना और रहने का प्रबंध हम ही लोग करना था। तो तब का सिचुएशन ऐसा था कि हैदराबाद से 2nd क्लास ट्रेन में आए, और पहाड़गंज में कहीं रुके, 2-3 दिन लगते थे वीज़ा बनाने के लिए चाणक्यपुरी में, फिर 1-2-3 दिन लगते थे बामन लॉरी जाके वो टिकटिंग कराने में।
तो जब से हम हैदराबाद से निकले और जब से हम इधर दिल्ली में टूर्नामेंट के लिए निकले, ऑलमोस्ट एक हफ्ता से ज़्यादा हो जाता था हमें प्रैक्टिस करते हुए। तो हम जाते थे टूर्नामेंट को और सारे लोग पहले राउंड ही हारते थे, ज़्यादा शॉपिंग करने और घूमने और कम खेलने के लिए जाते थे। बट आज for me the real story of Indian badminton is these 30 years, the time from 1994 to 2022 when we won the Thomas Cup. I think अगर 30 साल में कुछ बदल सकता है तो this is the hope for me for Indian sport. पर आपने भी बहुत इंजरीज देखी और मुझे पता नहीं 90s के समय इंजरी से रिकवर करके सक्सेसफुल होने का ट्रेंड कितना था, बट आपकी 3 मेजर इंजरीज़ हैं। ACL हुआ 1994 में जो घुटने के लिगामेंट में होता है, फिर मेनिस्कस हुआ 96 में और फिर कार्टिलेज 1998 में। तीनों इंजरीज़ के बारे में बताइए और उसके बाद का कमबैक। आई वॉज वेरी लकी कि नेशनल गेम्स में मैं मेन सिंगल्स फाइनल पहुंचा पूना में, और सुबह में मैं डबल्स खेलता था। सो डबल सेमीफाइनल्स मैं खेलता था। सो सुबह में मैंने डबल सेमीफाइनल में 3rd गेम में मैं पीछे जा रहा था और मैं और मेरे पार्टनर दोनों टकरा गए और वो मेरे पैर पे लैंड किया तो मेरा घुटना मुड़ गया एंड आई ब्रोक द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ऑफ माय लेफ्ट नी। और बैडमिंटन में ये काफ़ी बड़ा इंजरी है। लकीली माय फादर वाज पोस्टेड इन अ बैंक, वर्किंग इन अ बैंक, पोस्टेड इन दिल्ली। तो आई हैड अ ग्रेट डॉक्टर कॉल्ड डॉक्टर अशोक राजगोपाल। सर ने एक्चुअली सर्जरी किया और 1 साल बाद मैं वापस अच्छा खेलने लगा। बट अगेन 2 years later I was in Glasgow playing the World Championships. Then I had another fall, then I had another surgery. Then फिर वापस आया, 1-2 साल फिर खेला, फिर 98 में had another fall and that's when I had my 3rd knee surgery. Luckily between 1998 and 2001 I didn't have many major सर्जरीज। तो इंग्लैंड वाला वो अच्छा गया, वो अच्छा गया। हाँ। उसके बाद वापस आके मुझे राइट फुट में काफ़ी प्रॉब्लम आई, प्लांटर फेशिया, 2 मेटाटार्सल्स एंड ए स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑन माय राइट एंकल। एंड फाइनली 2002 में राइट नी का ओवर यूज इंजरी का और एक सर्जरी मैंने करना पड़ा बिकॉज आई हैड पुट टू मच प्रेशर ऑन द राइट साइड ओवर द मेनी ईयर्स। So I had another surgery, so it was pretty up and down. कितनी हो गई? 4-5 सर्जरी। पर जब ये टाइम से गुजर रहे थे, मतलब जब 94-96 वाला जो टाइम था, उसमें डाउट्स नहीं आए मन में? मतलब किस और भी हो सकता है, किसी ने कहा हो कि यार अब बहुत सारे लोग बोलने वाले तो बहुत थे। वेरी लकी कि मदर एंड फादर वाज सुपर सपोर्टिव एंड डॉक्टर वाज फैंटास्टिक और मैंने किसी का ध्यान नहीं किया एंड भगवान की कृपा है कि आई कुड कम बैक। क्योंकि आज हम लोग ना रिकवरी रहता है तो हम लोग फिजियो, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, ऐसे बहुत सारे, बट आई ओनली हैड वन डॉक्टर हु टोल्ड मी व्हाट इट वाज एंड मेंटली अगर मैं कॉल करूं कि दर्द दे रहा है तो उसका एक ही था कि हाँ एक काम कर, एक और ब्रूफन ले ले पर छोड़ना नहीं। और मैं कॉल करता हूँ कि इंजरी हो गया, ही वुड सिंपली से कम विल डू द सर्जरी टुमारो मॉर्निंग। तो छोड़ने का कभी ऑप्शन हमने सोचा ही नहीं एंड आई वॉज वेरी लकी। भगवान की कृपा आई वुड से दैट वी केम थ्रू दैट। 2001 ऑल इंग्लैंड ओपन, राउंड ऑफ 32 कॉलिन हॉटन, ठीक है, राउंड ऑफ 16 शी जिनपिंग, क्वार्टर फाइनल्स में आंद्रेस बोयसन डेनमार्क, सेमीफाइनल में छोड़ रहा हूँ उस पर बात करूँगा, फाइनल में चेन होंग, है ना। और 3 वाले मतलब इसमें से आई थिंक सारे ही आपने 2 सेट में जीते, बट पीटर गेट को जो डेनमार्क वालों को आपने सेमीफाइनल्स में हराया, उसकी कहानी बताइए, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये पी गोपीचंद का करियर बेस्ट था और पीटर गेट को हराना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। सो वो उसके अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताइए। वो गेम से पहले कैसा था, गेम के बाद कैसा लगा, ड्यूरिंग गेम दिमाग में क्या चल रहा था?
ऐसा देखो, इट कैन बी ड्रामेटिक, बट द रियलिटी इज़ कि मैं ओलंपिक्स जब हारा ना in 2000, it was really one of the worst things which could have happened to me. I was mentally shattered. मैंने ऐसा योग में पढ़ा था कि अगर आप विजुअलाइज करते हो तो मैनिफेस्ट होता है। तो मैं रोज़ सुबह उठ के पूरा ध्यान वर्क करके पूरा विजुअलाइजेशन करता, और अगर मैं गाड़ी में भी बैठता ना तो ऐसा क्लोज करके मैं सोच रहा हूँ कि मैं हाथ उठाया और मेडल मेरे गले में है और इंडिया का फ्लैग ऊपर जा रहा है। तो मैं ओलंपिक्स बहुत ही अच्छी तरह प्रिपेयर किया, और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ओलंपिक का हारूंगा। बट ओलंपिक्स में ऐसा था कि जो फ्लोरिंग है वो कंक्रीट का फ्लोरिंग था सिडनी में। तो खेलने के बाद मेरे घुटने की वजह से इतना बड़ा गोल्फ बॉल जैसा दोनों घुटनों के पीछे ऑलमोस्ट गोल्फ बॉल साइज स्वेलिंग आ गया था। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई गॉट अप विथ ए 102 टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, बिकॉज द लैंडिंग ऑफ इट माई बॉडी वॉज नॉट एबल टू हैंडल इट। सो आफ्टर दैट आई थॉट दैट आई नेवर हैव एनी एक्सपेक्टेशन इन माई लाइफ। कभी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, मैं खेलूँगा ही। सो ऑल इंग्लैंड जब गया ना, द रियलिटी ऑफ द स्टोरीज, हमारा वीज़ा नहीं बना था। तो हम लोग बेंगलुरु से जब निकले तो सैटरडे को, तब बीच रास्ते हमें पता लगा कि आपका वीज़ा अभी हुआ नहीं है। तो मंडे मॉर्निंग हम लोग बेंगलुरु से बॉम्बे से दिल्ली आए। वो एयर इंडिया का फ़्लाइट होता था तब, तो यू डिडंट हैव डायरेक्ट फ्लाइट। जो गवर्नमेंट टिकट देता था वो एयर इंडिया वाला देता था, इंडियन एयरलाइंस वाला नहीं देता था। और एयर इंडिया का फ़्लाइट बेंगलुरु बॉम्बे होता है, बॉम्बे से फिर दिल्ली। सो बेंगलुरु बॉम्बे दिल्ली आके हम लोग ने अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया, और यहाँ से बंदर अब्बास से फ्रैंकफर्ट, और फ्रैंकफर्ट से हम लोग गए बर्मिंघम। और ये लिटरली 36 आवर जर्नी था। हम लोग 7 बजे पहुँचे ट्यूसडे के शाम को, और वेंसडे मॉर्निंग आपने एक राउंड ऑफ 64 का नहीं बोला, रोनाल्ड सिसिलो का था, वो सुबह में 9 बजे का मैच था। सो थक पूरा गए थे, और जहाँ जहाँ एयरपोर्ट में सोने को मिल रहा था हम लोग सो रहे थे। और जब पहुँचे, सुबह में मैच, शाम में मैच, सुबह में मैच, शाम में मैच, बिकॉज फर्स्ट 2 days थर्सडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वी हैड 2 मैचेस। फिर फ्राइडे वाज 1 मैच। तो तब तक हम सो ही रहते हैं कि खाना खाया, सोया, खेला, ऐसा ही था। ऑन फ्राइडे was the first time where I actually could see around a little bit, कि ड्रॉ हुआ, देखा कि भाई हम लोग कहाँ पे है और कौन हारा कौन जीता क्या है। क्योंकि वरना तो हमारा मैच खेलते हम वापस आते, वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे रोटी दाल खाया, फिर सो गए, काइंड ऑफ थिंग, और कुछ नहीं किया। एंड देन on Saturday when I played the semi-finals, my body was dead tired, because the flooring again was concrete at the All England, and my body, I realized कि मसाज से मेरा रिकवर नहीं होता है, बर्फ़ से मेरा रिकवर होता है। तो रूम में बर्फ़ मंगा के आइस बात करता था, और वेन्यू में भी आइस बात करता था। सो लिटरली ठंडी में और ठंडा। सो बाय द एंड ऑफ द फाइनल्स और सेमीफाइनल्स आई वाज कि शुक्र है भाई ये कल सुबह नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। और पीटर गेट का ऐसा था ना कि ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप कभी मैचेस आते हो, और मैं थोड़ा सा गवार टाइप का माइंडसेट से था कि ये गोरों के साथ हम नहीं हारेंगे, ऐसा माइंडसेट था मेरा। तो मैं कोर्ट में जाते इसके साथ तो नहीं हारूंगा। और आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि उसने उस पिछले साल एक स्विस ओपन में मुझे हराया, एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव इट बैक। तो ऐसा खुन्नस के साथ खेलता था मैं। ये गवार माइंडसेट नहीं है, मैं वर्ड पता नहीं, हो सकता है कि आप हिंदी की वजह से थोड़ा वो कर रहा है।
एक तरह का एंटी कॉलोनियल माइंडसेट है, विच इज़ करेक्ट, इसमें कोई बुराई नहीं इट्स है। जस्ट दैट कि व्हेन यू आर देयर यू वांट टू, अब लॉजिकली मानो तो 3 नी सर्जरीज के बाद ना कोई ग्रेट फैसिलिटीज़ के पास आप इतना घूम फिर के जा रहे हो, कोई फिजियो नहीं आपके पास, कोई ट्रेनर नहीं, आप फिर भी आप जा रहे हो। सो आप लॉजिकली ये बात बनती नहीं है कि आप जीत सकते हो, बट जब आपका पर्पस हाई होता है तब आपको ये लॉजिक काम नहीं आती है। सो देन आई वाज लाइक बॉस इससे तो मुझे नहीं हारना है। एंड ही वाज अ स्टार एट दैट टाइम, ही वाज वर्ल्ड नंबर 1, ही वाज अ बिग गाय। बट मेरा कभी भी ऐसा था कि मुझे 94-95 में भी मेरा प्लेयर्स के साथ आपस में ऐसा रहता था कि कोई किसी को दीवार पे टांगते थे किसी का पोस्टर, तो मैं कभी भी कोई कंटेम्प्रेरी प्लेयर का मैंने कभी नहीं लाया। तो कोई ऐसा भी इंटरव्यू में कोई पूछता है कि आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है, मैं कोई लड़की का नाम बोल देता, क्योंकि आई डोंट वांट द पर्सन whom I am competing against should be put on a high pedestal. मुझे तो इसको मारना है, ऐसा करके माइंडसेट था। सो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन इट। कोई बचपना मानो थोड़ा वॉट एवर, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि अगर आप compete कर रहे हो किसी के साथ तो उसको हायर पेडेस्टल पे नहीं रखना चाहिए, उसके साथ यू हैव टू टेक द फाइट टू हिम। लड़की का नाम ले लेते थे। मिक्स डबल आप कभी नहीं खेले? खेला ना मतलब फिर तो अपोनेंट में लड़की भी है। हाँ नहीं, बट इट वाज नॉट द प्राइमरी। हाँ, यस, नॉट अ प्राइमरी। उस टाइम पे मुझे पता नहीं कि मतलब अभी तो बहुत खिलाड़ियों को एडवर्टीजमेंट और वो सब कमर्शियल ऑफर और वो सब मिलते हैं कि इसका विज्ञापन कर दीजिए, पर आपने एक बार कोल्ड ड्रिंक का एक ऐड करने से मना कर दिया था। वो कैसे था, क्या ऑफ़र कैसे आया और मना क्यों किया? मैंने 1997 से मैंने खुद कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पिया। जब 2001 में जब सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड करने के लिए आया, मैं सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो चीज़ नहीं करता हूँ उसको मैं एडवर्टाइज़ नहीं करूँगा, और मेरे वजह से कोई और एक बच्चा पिए कि गोपीचंद पी रहा है करके मैं भी पीऊँगा, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो फॉर मी इट वाज इम्पॉर्टेंट दैट आई टुक दैट डिसीजन। एक वो कहानी चलती है ना जिसको कई लोग महात्मा गांधी की कहानी भी जोड़ करके बताते हैं, पर एक वो गुरु के बारे में कहानी चलती है कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर के आई एक गुरु के पास, बोले कि ये बहुत गुड़ खाता है, मीठा खाता है, इसको प्लीज़ आप डांटिए और समझाइए इसको। तो कहते कि अच्छा ठीक है कल आना। तो वो कल आई, तो फिर देखे अरे ये तो फिर आ गई, बोले अब कल आना। फिर अगले दिन फिर बुलाया उसको, तो जब वो गई तो उसने कहा आप शायद कुछ करेंगे, तो कहा कि बेटा गुड़ मत खाया करो, अच्छी बात नहीं होती। तो माँ ने कहा बस आपको यही बोलना था तो आप पहले दिन भी बोल सकते थे एक लाइन। बोले तब तक मैं खुद गुड़ खाता था। तो वही बात है। कोचिंग का सिलसिला आपका शुरू कैसे हुआ? मतलब अचानक से ये ख्याल तो नहीं आया होगा कि यार अब मैं कोच बनेगा, कुछ तो वो रहा होगा ना कि मतलब वो एक ट्रिगर होता है ना कि ये भी अपना एरिना हो सकता है। नहीं ऐसा मैंने ना बैडमिंटन मैंने सोच के स्टार्ट किया था या ना कोचिंग मैंने स्टार्ट किया। तो ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर मैं जीत सकता हूँ तो मेरे इंडियंस और बहुत सारे लोग या मेरे साथ जो भी खेलते थे, अगर उनके पास भी अच्छा कोचेस या सिस्टम रहता तो हम लोग हमारे अदर प्लेयर्स ऑल्सो वुड हैव वन। ये माइंडसेट के साथ मेरा प्लेइंग करियर था। और जब मैं ऑल इंग्लैंड जीता तो मैं तो क्लियर था कि भाई फिज़िकली ये आपको चाहिए, मेंटली ये आपको चाहिए, टेक्निकली टैक्टिकली ये माइंडसेट से आप पक्का जीतोगे। ये फार्मूला मुझे पता है। पर ऐसा था कि मेरे पास बॉडी नहीं था क्योंकि मेरा घुटना 4 सर्जरीज हो गए थे, मेरा नीज वर बैड, माय एंकल्स वर ब्रोकन, और मेरे पास वो नॉलेज थी। तो मैं जो भी बच्चे थे एकेडमी में या जो भी बच्चे मेरे साथ खेलते थे उसमें से मैं सबको लिया और बोला कि चलो मैं कोचिंग करता हूँ। तो 2003 में मैं कोचिंग स्टार्ट किया क्योंकि मैं हर दिन मेरा ज़िंदगी
स्टेडियम के पास ही रहता था, तो हर दिन मैं स्टेडियम जाता था। अगर मेरा बॉडी दर्द देता था तो मैं कोचिंग करता, अगर दर्द नहीं देता तो मैं प्रैक्टिस करता। थोड़े दिन बाद मैं खेलना कम और कोचिंग ज़्यादा हो गया, और 2004 में मैंने एक टूर्नामेंट किया, ऑर्गेनाइज भी किया, एशियन सैटेलाइट, और मैं जीता भी। और उसमें मैं जीता पर मैं कोचिंग भी कर रहा था, और थोड़े बच्चे जिनसे मैं कोचिंग कर रहा था उनसे मैं खेला भी। तो द प्लेयर इन मी वांटेड मी टू विन, द कोच इन मी वांटेड मी टू लूज। सो दैट नाइट somewhere in between I decided I will never compete again. It was a bad night because मैं जीत के भी खुश नहीं था, and that night वो अच्छा नहीं लगा कि मैं कोच भी कर रहा हूँ और मैं ही कुछ जीतने को देख रहा हूँ। So मैंने उसी रात मैंने सोच लिया कभी बीच में, और उस दिन के बाद मैंने कभी खेला ही नहीं, compete नहीं किस एज में थे उस टाइम आप? I'm 73, so it's about 30, 29, 30. एक ये बात कही जाती है स्पोर्ट्स में कि जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, बड़े खिलाड़ी, आमतौर पर सक्सेसफुल कोचेस नहीं होते। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने कोचिंग नहीं दी, या राहुल द्रविड़ ने दी बाद में, और अच्छी कोचिंग भी दी उन्होंने। बट एक उस समय जब आप ये काम चुन रहे थे, तो थोड़ा सा ये इस तरह के रिस्पॉन्सेस अपने दिमाग में या और लोगों की ओर से आ रहे थे कि यार ये भी अब मैंने एक तरह का नया करियर को एक्सपांड किया है, मैं भी आराम से घर बैठ के वो कर सकता हूँ, बट अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो इसके अपने चैलेंजेस हैं, मैं वो डिलीवर कर पाऊँगा या नहीं, और वो कहाँ तक जाएगा या नहीं, वो डाउट्स आए थे उस समय दिमाग में? मैं इतना प्लान्ड ऐसा नहीं था, बट मैंने मेरे एक कोच है पुरी सर करके, पुरी सर पटियाला में रहता है, तो पुरी सर से मैंने पूछा, सर ऐसा कोचिंग का मैं सोच रहा हूँ, करना चाहिए या नहीं। सो पुरी सर ने ये बोला कि गोपी, अगर तू कोचिंग नहीं करेगा तो लोग ये बोलेंगे कि गोपी के पास मौका था कुछ करने के लिए, बैडमिंटन के लिए, और उसने नहीं किया, एक ही बात कहेंगे। मगर अगर तू कोचिंग करता है तो मुझे पता है कि तू अच्छा करेगा, पर रोज़ कोई ना कोई तुझे कोसते ही रहेंगे या बोलते ही रहेंगे। बट ही सेड, मैं फिर भी तुझे एडवाइस करूँगा कि तू कर कोचिंग, बिकॉज आई नो यू एंड यू विल बी सक्सेसफुल। सो मैंने ज़्यादा लोग से मैंने बात नहीं किया, पुरी सर से मैंने बात किया। घर में पूरा सपोर्ट था, एंड ऐसा मैं इस तरह उलझ जाऊंगा ऐसा पता नहीं था मुझे। मैं सोचा कि थोड़ा बहुत ऊपर से कोचिंग करूंगा। तो हम लोग जब स्टार्ट किया तो एक फॉरेन कोच हमने बुलाए थे, तो वो गवर्नमेंट ने एक 10 लाख रुपए का फंड दिया एकेडमी स्टार्ट करने को। तो गवर्नमेंट का एक सेटअप था, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो उसको वो 10 लाख ना 10 महीने में ख़त्म हो गया, कि 3 कोचेस थे, उनका घर वगैरह लिया था, तो 10 महीने में उनका ख़त्म हो गया। और गवर्नमेंट ने बोला कि हम वापस इसको रिन्यू नहीं करेंगे। तो मैं जो आदमी जो सोचता था कि मैं बहुत मेहनत मैंने ज़िंदगी में किया है और मैं 8 बजे उठूँगा, तो 8-7 बन गया, 7-6 बन गया, क्योंकि प्लेयर अच्छा खेलते थे और कोचेस कोई नहीं थे और इनकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो मैंने एक एक करके हर 2-3 महीने पहले 7 बजे आता था, उसके बाद 2-4 प्लेयर अच्छा खेलते थे तो 6 बजे आता था, फिर 5 बजे आता था। सुबह जल्दी होने लगी धीरे-धीरे। और बाय द टाइम ऑलमोस्ट 2020 जब तक कोविड आया, तब तक हमारा 4:15 का सुबह सेशन रहता है हर दिन हैदराबाद में। जब भी मैं हूँ, ऑलवेज इट वुड बी 4:15 इन द मॉर्निंग सेशन। मैं रात में कब आया क्या उससे कोई मतलब नहीं। वी ऑलवेज डिड दैट सेशन। 10 साल छुट्टी नहीं ली? नहीं लिया, बट ऐसा नहीं है कि छुट्टी नहीं लिया, छुट्टी ही था मेरा। आई नेवर थॉट आई वाज वर्किंग, आई वाज वेरी हैप्पी वेयर आई एम। आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं करते? स्ट्रेंज लगता है, पर आज भी अगर मैं कोर्ट पे जाऊं तो जितना मुझे मज़ा आता है ना, वो बचपन में जितना आता था अभी भी उतना आता है।
फिल्म नहीं देखते, गाने नहीं सुनते? झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कुछ, मतलब ऐसा मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं, जब जो घर में अगर वाइफ और बेटे चल बेटी रहा है जो भी गाना तो चल सुन रहा है लिया। तो मैं सुन लेता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ मतलब चल रहा है तो सुन लिया, बट कोई बट ऐसा स्पेशल ऐसा नहीं है कि ये गाना सुनना है, ये मूवी देखना है, ऐसे। हाँ मूवीज भी देखे हैं मैंने, ऐसा नहीं है अच्छा, कि मैंने देखे हैं। हाँ ऑफ कोर्स। गोपी चंद का पहला बैच, हाँ मैं नाम ले रहा हूँ, सारे बड़े नाम भाई साहब। पहला बैच परुपल्ली कश्यप, पी कश्यप, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, बी साई प्रणीत, गुरु साई दत्त। पहले बैच के 10 खिलाड़ी टॉप 20 में पहुंचे। शुरू में ही सिक्सर मारा आपने। भगवान की कृपा है, God's grace। बहुत मुश्किल होता होगा ना इस तरह का सवाल, बहुत अनफेयर भी साउंड करता होगा, बट मैं पूछ लूँगा। फेवरेट स्टूडेंट कौन था इनमें? It'll be very difficult to answer this question, but I loved everybody. I loved everybody. उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, तो मैंने किया भी, बट इट्स ओके। लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने ही किया है, बस मेनी कोचेस वुड हैव डन इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि फॉर मी दे वर माई चांस ऑफ विनिंग। जो मेरा अधूरा सपना था या मेरा जो उनमें पोटेंशियल दिखता था, वो मुझे ऐसा नहीं कभी लगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। बस वो जीता, मैं खुश, और बस आई वाज सुपर हैप्पी। एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन फैंटास्टिक एथलीट्स यार। सिक्की, सुमित, ये लोग का आपने नाम छुड़ा है जी। साई प्रणीत, फैंटास्टिक ऑल ऑफ देम। सब में अलग अलग टैलेंट्स थे, अलग अलग माइंडसेट्स है, और मुझे अलग अलग तरीके से एक एक आदमी को ट्रेन करना पड़ा। बट आई लव द चैलेंजेस, एंड इफ़ दे लॉस्ट आई फेल्ट मुझ में कुछ कमी होगी, इसलिए हारे हैं। सो आई फेल्ट दैट वे। सो इट वाज अ ग्रेट जर्नी, आई रियली लव्ड इट। शुरू में हमने ट्रेनिंग पे ना थोड़ी सी बस ऊपर से बात की, आपकी जो ट्रेनिंग स्टाइल होता था, थोड़ा उसको डिटेल बताइए। मतलब रूटीन, सुबह कितने बजे से शुरू करेंगे, क्या क्या करना अलाउड है, फिर क्या नहीं कर सकते, रात कितने बजे होगी? The times have changed, things are very different, right? तो पहले 3:45 मैं उठता था, 4:15 I would be at the session। किसी का 4:15 to 5:30, 5:30 to 6:30 अलग सेशन, 6:30 to 7:30, ऐसा 11 बजे तक एक सेशन करके जाते थे। फिर 2:30 को फिर सेशन स्टार्ट होता था, 5:30-6 बजे तक। एंड yeah, it would be 6 days a week or sometimes 7 days a week. And yeah, it was important that they eat well, correct food. टाइम पे सोने का प्रॉब्लम आजकल जितना है तभी उतना नहीं था, क्योंकि तब फ़ोन्स और इंटरनेट का इतना 2005, 6, 7, 8, 9, 10 इट वाजंट सो मच। तो सोने का हमने कभी सोचा ही नहीं। बट हाँ, जब हमने वो गैजेट्स रखने शुरू किए, तब हमको लगा कि 4 बजे मैं तो सो के उठ रहा हूँ, बच्चे सो ही नहीं रहे 11 बजे तक। सो देन वी मूव दैट सेशन टू नाउ more 5:30 kinds, 5:30 kind. But yeah, it was I don't, अगर आपको वर्ल्ड लेवल खेलना है तो आपको डिसिप्लिन के बिना नहीं होगा। और अगर कोई बोलता है कि आसान है, ऐसा नहीं है। आई थिंक ऑल ऑफ द चैम्पियंस इन द वर्ल्ड आर नॉट मेड ईजी। सबको मेहनत करना पड़ता है, और हमने किया, एंड वी गॉट द रिजल्ट्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी। सेशन ख़त्म होने के बाद आप डॉर्मेट्री के बाहर बैठ जाते थे देखने के लिए कोई बाहर तो नहीं घूम रहा है? अभी वो सोए, अब वो सो रहे या नहीं कैसा पता लगेगा? मुझे कैसे पता लगेगा? मैं तो सो गया और उसके बाद वो घूमने चले गए रात में, तो प्रॉब्लम है। और सम ऑफ इट, तब मेरे पास थोड़े रिसोर्सेज थे, तो आई हैड मोर ट्रेनर्स। आई हैड अ ट्रेनर कॉल्ड दिनाज। तो अभी लड़कियां बड़े भी हो रहे थे, तो मुझे कोई लेडी कोच या लेडी फिजियो या लेडी ट्रेनर, शी वुड ट्रैवल विद द प्लेयर्स टू एंश्योर दैट दे आर नॉट ईटिंग जंक
बिस्किट विस्किट खा लिया, चॉकलेट्स खा रहे हैं, रूम में मुझे पता नहीं है बैग में कुछ क्या है. So I had to do such things, but yeah, we did it. बेटी के साथ भी इतना सख्त है, गायत्री के साथ? इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, इतना ज़रूरत नहीं. शुरू से ही वो अपने आप ही चार्ज्ड अप है इन चीज़ों. या she's good. पर आपकी डांट से डरते थे क्या ये सारे स्टूडेंट्स? मतलब हाँ, मेरा काम होता था. आई डोंट नो. मैं एक्चुअली आप कोई प्लेयर से डायरेक्टली पूछ लो तो पता लगेगा, बट मैं इतना डांटता भी नहीं था. Since I have never really shouted so much on players, that's what I think. But maybe players will have another view. But even if I look at them, it was enough to get work done. डरते तो थे. एक मैंने सुना पढ़ा कि एक कौन सा टूर्नामेंट हो रहा था, पी कश्यप को शायद आपने वो एक सेट हार गए थे और थोड़ी ज़्यादा रॉ लैंग्वेज में आपने कह दिया था इंग्लिश के 3 शब्द. वो तो जो करना पड़ता है. यू हैव टू. लेकिन उसके बाद कमबैक किया उन्होंने. कभी ऐसा है कि कभी प्लेयर ना स्लम्बर में होता है, उसको जगाने के लिए ना कुछ हिलाना, करना झकझोरना पड़ता है. होता हाँ, है. उसको ना सॉफ्ट बात करने से सभी काम नहीं होता है ना. कभी डांटना पड़ता है तो डांटना पड़ता है. और जब उसको वो टाइम पे अगर वो प्लेयर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं इन अ सॉफ्ट वे, देन यू हैव टू गिव हिम दैट बिटर मेडिसिन. अब ऐसा नहीं है कि मैं सबको गाली दूँ. हाँ, कश्यप को देना पड़ता था तो दिया मैंने. सो sometimes you're nice, sometimes with the same player you're nice after a few times because you think that's the way work is done. But काम होना चाहिए. अभी आप डांट के बोलो, प्यार से बोलो, आप कॉरिडोर के बाहर सोते करो या किसी रूम में किसी को बेच के, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका काम होना चाहिए. एंड एज ए कोच दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी. आपने वो गाना, आपने दंगल फिल्म देखी है? नहीं देखी होगी. उसमें गाना है बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है. मतलब वो महावीर फोगाट के लिए उनकी वो अपनी बेटियों को सिखा रहे थे ना, तो उनकी सख्ती पर ही वो गाना लिखा गया है. पर आपके जो खिलाड़ी थे, आपके जो पहले बैच के प्लेयर्स थे, इन सब के साथ आपने कभी खुद खेल के देखा उस टाइम? सबके साथ सबको हराया या किसी से पहली बार? सबसे हारा हूँ. सबसे हारे? सबसे. एक बार जीते भी पी कश्यप से? नहीं, कम. हाँ, अगर मेरा बात नहीं मानता है तो एक आध बार करना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू वांट टू लूज. कि उनको इवन आपके पास एबिलिटी है तो भी आप हारने की ही कोशिश करते हो. सो as a coach, or I think as a parent, I think to lose to your student or to lose to your child would be a very happy moment. That's a very beautiful moment when you realize that your students are better than you, your child is better than you and surpassed you. So I always felt good about such things. 2006 में आपको नेशनल कोच बनाया गया बैडमिंटन का, और कुछ लोग इससे खुश नहीं थे? ऐसे तो होता ही है. मतलब क्यों? आपका इतना अच्छा रिकॉर्ड था, आप खुद अच्छे खिलाड़ी रहे, आपकी एकेडमी के का बैच अच्छा रहा, तो नहीं, I think jealousy is one thing, professional rivalry is one thing, and these things make people act in or say different things. So it is normal. कौन सा फील्ड में ऐसा नहीं होता है कि कोई नया बच्चा आ रहा है, उसको बोल रहे यार तेरे को हम लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है. So I had my challenges, but it's okay. It's not like ऐसा बहुत बड़ी बात ऐसा नहीं था. But they are, हाँ, आज मैं हंस के बोल रहा हूँ, but back in the day I was like
I will have to prove that I am a better coach. So they all worked as motivations. Negative ही सही, but motivation तो था. जैसे क्रिकेट में भी अपने यहाँ ना आप इस तरह की ये बातें चलती हैं कि सिलेक्शन को लेकर के एक लंबे समय तक ये बात चली कि एक मुंबई लॉबी है, एक नॉर्थ इंडिया की लॉबी है. क्या ये बात सही है कि बैडमिंटन में भी हैदराबाद अलग तरह से सोचता था, बेंगलुरु अलग तरह से सोचता था और बहुत क्लियर डिफरेंसेस थे? See, the way I look at it is, as an individual sport, we are a little better off. कि आप 1, 2, 3 अगर आप नंबर 1 है तो इट इज़ अनडिनाइबली नंबर 1. नोबडी कैन से एनीथिंग अबाउट इट. हाँ, आप 9-10 हैं, 10 मेंबर टीम में, अगर थॉमस कप मान लो, या यू आर द 4th player in the team, then there can be debates about it. But most of the time, in the long run, if a player is good, you can see it. And if a player is not good, you can also see it. It's not that you can mask brilliance in an individual sport. It is not that. ज्वाला गुट्टा के साथ क्या हुआ था? मतलब बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन मतलब क्यों नहीं पटरी बैठ पाई? ऐसा, see, different people have different viewpoints, and she's a fantastic player, and she's achieved so much for the country, and I respect her viewpoint as such. But also, I don't run badminton. Even if I say her viewpoint is right, the selection committee or the badminton association may not have the same viewpoint as me, and I cannot openly say it in the public media. So for me, I think it's okay. She had issues, she's voiced it. I have not responded as much, but wherever it mattered, I had put my viewpoint. मतलब सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो स्पोर्ट्स नहीं फॉलो करते होंगे, मैं उन्हें बता देता हूँ कि 2015-16 की बात है. हालांकि ये कहानी 2007 से शुरू होती है, जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए जो लोग फिट नहीं थे, और आप जब कोच बने थे तो आपने कहा था कि जो फिट नहीं है उनको हैदराबाद के कैंप्स में शामिल नहीं किया जाएगा, और खिलाड़ी ट्रायल्स थे. तो कुछ खिलाड़ियों ने ट्रायल्स नहीं दिए थे. इसमें चेतन आनंद, ज्वाला गुट्टा और श्रुति कुरिन शामिल थे. फिर फेडरेशन को इसमें बीच का रास्ता निकालना पड़ा. मैं उस पर आऊँगा, लेकिन 2015-16 में एक चीज़ होती है टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, और इसकी मतलब अश्विनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा उस समय इंडिया की टॉप सीड विमेन डबल्स की जोड़ी थी. और ज्वाला गुट्टा ने फिर इसमें उनका नाम जब नहीं आया सिलेक्शन में, तो उन्होंने पब्लिकली ये बात कही कि मैंने अब तक किसी का नाम लेने से परहेज़ किया है, लेकिन अब मुझे दुनिया को बताना पड़ेगा कि टॉप से हमें बाहर किए जाने के पीछे सिर्फ एक आदमी है, और उन्होंने आपका नाम लिया. और उन्होंने ये कहा कि बार बार हमें राष्ट्रीय नेशनल कोचिंग कैंप से निकाला गया, और डबल्स को जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और मैं उनको ज़िम्मेदार ठहराती हूँ. ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि क्या आपको लगता है ये 2007 से चली आ रही कहानी के सीक्वेंस में था, या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था जिसमें उनको कोई गलतफहमी हो गई थी? भाई, ये दिस इज़ 10 years old and 20 years old. अब मैं इस बारे में क्या बोलूँ? शी इज़ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी. वी आर ऑल टुगेदर. अभी भी वी आर पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी. वी आर ऑल टुगेदर. एंड वॉट एवर हैज़ हैपेंड, I think we've had people to give their viewpoints, and I'm sure Sai Mano ya BI Mano ya minister is involved, right? Anurag Thakurji was the minister then. He was heading the top scheme. So obviously they are not going to listen to me, one person, and they have their own research team behind it. So I can't really say what happens in meetings in an outside world. Sometimes the position is there, so you have to take the flak. So ठीक है.
2017 में हिमंता बिस्वा शर्मा जो अब असम के चीफ मिनिस्टर हैं, तब वो BAI के बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने थे और एक नई वर्किंग कमेटी ने इसके बैडमिंटन के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन जैसे काम करेगा उसकी रूल बुक में चेंज करने की कोशिश की थी। वो चेंज क्या था? मतलब उसका एक इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि P गोपीचंद का बहुत दबदबा है और उसको थोड़ा कम किया जाए। Is it true? I think people felt कि भाई imagine a kind of sport like badminton, which is probably the number 2 sport or the 3 sport in the country, has one person ruling it. It's not nice that everybody will accept it, right? So of course people will have different viewpoints, and that is fine. I think. तो आप रूल कैसे कर रहे थे? मतलब थोड़ा मैं थोड़ी ना रूल कर रहा था, प्लेयर्स जीत रहे थे, players were winning and the credit was going to me, and so obviously it's not so easy that somebody can accept it, so they'll all have their issues, so it's okay. But what somebody says, how can I be in control of it? फिर एक वो कोचेस का पैनल बना दिया गया और फिर कहा गया कि जो पैनल में जो होंगे वो BAI में उनको कोई पद नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह का चेंज हुआ था। I was not part of BI earlier than that also. Yeah. So इसमें I don't know where I can elaborate. कुछ है specific question तो पूछो. I am happy to answer it. I am not refraining from answer, but I just feel neither in that day nor today I thought of it as important to respond. कि कोई उसका माइंड में क्या चल रहा है और उसका बायसेस क्या है, उसको मैं आंसर करने के लिए तभी भी मैंने आंसर नहीं किया। अभी भी मैं नहीं सोचता हूँ कि वो एक्चुअली डिग करके आज आंसर करने की ज़रूरत है। सो बट या ऑब्वियसली इट्स लाइक व्हेन पीपल the credit of India winning medals goes to one person, then obviously there will be people who will not like it. And of course, when you are producing results or your players are producing and you are in the limelight, then obviously there will be some people around who are also part of the system may not like it. You'll always not have everybody supporting in any which profession, so which is okay ना। अभी किया है, I've been there, I've worked with Hemanta sir से मैं I work very closely with him, and if people had seen any fault in me genuinely, they would keep me away na। Which person? I worked with Verma sir, I worked with Akhilesh ji, I worked with Hemanta ji, I work with people. I am okay, and at the end of the day they are the president of the association, and whatever is their viewpoint, collectively you'll have to take it. I as an athlete have a certain viewpoint. I as a coach will have a certain viewpoint, but when you sit in a committee, then everybody's viewpoint has to be taken and the committee's decision has to be respected. What is my view cannot be told to the outside world. ऐसा हुआ? Oh, 100%. 100%. And what is my view doesn't make, no, you're part of the committee and sometimes the blame comes on you and you have to take it. So you take it. The position you are in, you probably have to take the blame. But I was very happy when TOPS incidents happened. Anurag ji was heading it and he was very supportive. Hemanta ji in the last few years has been very supportive. So I don't see an issue there. And if there was an issue, I think it is the BI which would handle it together. 2016 रियो ओलंपिक्स कोचिंग की आप बेस्ट अचीवमेंट मानते हो? Oh, it was a very good. PV सिंधु का सिल्वर. Yeah. No, best I wouldn't want to say it because Saina's win in London to win the first bronze was fantastic. Commonwealth, Saina winning a gold was, Kashyap winning the gold in 2014 was, Satvik and Chirag winning, that is what. So I can't really pinpoint and say Thomas Cup Olympic silver is
Thomas Cup was, so I can't, Srikanth, World Championship, World number 1. So how can I say yes? At that moment of time it was. हाँ. तो कैरोलिना मारिन से वो फाइनल में हार गई थी, मैंने वो मैच देखा था, मुझे याद है। अच्छा खेली थी कैरोलिना भी, बहुत अच्छा खेली थी। और जब रियो से वो वापस लौटी तो तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे महमूद, उनका बयान याद है आपको? उन्होंने कहा था कि हम अब तेलंगाना सरकार सिंधु को एक अच्छा कोच देने का इरादा रखती है। अभी भी कोच अच्छे हैं, लेकिन हम उन्हें एक और कोच, एडिशनल कोच देंगे ताकि आगे चल के वो गोल्ड ला सकें। बुरा लगा था ये सुन के? नहीं, ऑनेस्टली बताइए। नहीं, honestly no. Honestly no. If somebody who's doesn't have knowledge of sports speaks that way, then why do you care? Yeah, they're politicians. Yeah, उनको उतना deep subject they may not know, and it's okay. It's like I wouldn't care about it. Normally, what happens is the family around you, friends around you, उनको वो जाओ, they get very agitated. I suppose, and then when you say, "Hey, चल यार, चल, सर कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, चल," then it's okay, then it settles down. But for me personally, mostly it doesn't. अगर हो भी सकता है तो 1 घंटा 2 घंटा या 1-2 दिन max. But most of these controversies also, whenever they've happened, a couple of days. But yes, the family around gets affected and it is not nice. वैसे सिंधु ने खुद ही कह दिया था कि किसी दूसरे कोच की कोई गुंजाइश नहीं है, मेरे कोच बहुत अच्छे हैं, बस वो उस दिन कैरोलिना का दिन था। मैं थोड़ा सा अब 2011 में आना चाहता हूँ। 2011 में साइना नेहवाल और गोपीचंद के बीच कुछ प्रॉब्लम्स आए, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? मतलब वो, अरे बॉस, दीज आर थिंग्स विच आर डन। अभी क्या है, वो साइना भी बंद कर दिया खेलना। सो आई थिंक एज ए कोच, मैं इसलिए सो आई टेल यू दिस, सी व्हाट टिपिकली हैपन्स ना, कि आपको चॉइस है कि आप प्लेयर की बात मानते हो या यू स्टैंड योर ग्राउंड। बिकॉज माई कोचिंग फिलोसफी और माई सक्सेस इज अबाउट मी putting that authority and saying the culture of the place is more important than the person. And that's the only way you're going to produce results for the future. Will I be a coach of one person, or will I be a coach? Is fundamentally different. So in that moment of time, what I thought was right, I did it. And then when people come back and talk about it, or things have come an entire circle, then when you're dealing with a player of that nature, then it's not about right or wrong. And today to say I am right, Saina was wrong, at nahi boss, she's a great player. She's a fantastic athlete for the country. And I did what I had to do, she did what I had to do. It's okay ना, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब at the end of the day, it's okay. I think I'm right, she will think she's right. But it's okay. People having a difference of opinion is acceptable. And in my position, I had to do what I had to do to protect my other players and the system. And she had to do what she had to do because she felt that that was right. And I'm okay with that. आपका जो जैसे कोचिंग मेथड या ट्रेनिंग मेथड है, उसमें डिस्ट्रैक्शन की गुंजाइश नहीं थी, तो वो डिस्ट्रैक्शन का नाम पी कश्यप था। मतलब अभिजीत कुलकर्णी ने अपनी किताब में ये बात लिखी है, और नेहवाल उस समय स्टार थी और उनको उस पर टोका जाना ठीक नहीं लगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक जैसे ये एक डिलेमा है जो, जहाँ से हमने शुरू में भी एक बार बात की थी कि कोच का जो ट्रेनिंग मेथड है, किसी प्लेयर को ये लग सकता है कि ये मुझ में बेस्ट निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट यहाँ मेरी लिबर्टी की लाइन क्रॉस तो नहीं हो गई। मतलब ठीक है ना, अगर उसको लगता है। और आज देखो, इफ़ यू आर इन चाइना, देन द डिसिप्लिन एंड द स्ट्रक्चर इज़ वेरी डिफरेंट. If you're in Europe, it's different. If you're in India,
it depends. हम लोग kind of, we are not here, not there, we are finding a way in situations like these. So I think, and times have changed from 2010 to now also, things are very different. So you want to evolve, you want to make those changes necessary, and that I think is important. You cannot say that this is the right. I think whatever helps the athlete get better, and whatever system we can make which is sustainable and long-term development, I think should be done. साइना ने हैदराबाद कैंप छोड़ दिया मतलब है, और वो मुझे वो याद है, मतलब आपने ये कहा, आपने ये कहने से आपने गुरेज नहीं किया, आप हिचके नहीं, आपने कहा कि आपको बुरा लगा, और आपने ये कहा कि प्रकाश पादुकोण, विमल कुमार और वीरेंद्र सिन्हा ने मिल करके साइना को हैदराबाद छोड़ने के लिए कन्विंस किया। आपका कोट है, आपने नलिन मेहता सीनियर जर्नलिस्ट को ये बोला था कि ऐसा लग रहा था कि मेरी एक प्यारी चीज़ मुझसे छीनी जा रही है, और मैंने साइना से रिक्वेस्ट किया था कि वो ना जाएं, लेकिन तब तक वो अपना मन बना चुकी थी। मैं उन्हें रोकना नहीं चाहता था और उनकी तरक्की, ग्रोथ को भी नहीं रोकना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि ये कुछ ऐसा था जो हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद नहीं था। सवाल मेरा ये सिर्फ है कि साइना नेहवाल का जो पोटेंशियल था, वो फुल पोटेंशियल का भारत को फ़ायदा होता और ज़्यादा क्या अगर वो हैदराबाद रहती हैं? ऐसा आप फील करते हैं अभी? See, boss, I can say what I can. It's my view, right? अब now she can have her view or somebody else can have her view. अभी जो हो गया है उसके बारे में मैं क्या बोलूँ? All I would say is this happened, but I felt bad also, right? But it's okay. It's okay. But how can I say that I should never feel bad? I said, ठीक है, बुरा लगा. So we just moved on, na. And it's not that it's happened. She came back again. We won the Commonwealth Games again. And with Sindhu, I had an issue again. But ठीक है, these things happen. And as a coach, I remember reading this. And I have a friend called Ram Nair from Canada. He gave me this book. वो coaches के बारे में ये, it's a very subtle thing. He says, एक प्लेयर एक छोटी चिड़िया के जैसा होता है, बर्ड के जैसा होता है, उसको हाथ में ऐसे संभाल के रखना चाहिए कि ज़्यादा ज़ोर से पकड़ेंगे ना जाए और उड़ भी ना पाए. It has to be subtle. You have to catch it very subtly. बट अगर वो हाथ में रहता है या उड़ता है, मान के चलना कि वो तेरे हाथ में शिट करेगा. So it's unfortunately, these things might happen. You have to be prepared for it. It's okay. And at the end of the day, it's a profession you have chosen. And if these things happen, it's okay. And it's not, you're so emotionally attached to it. You just take this as a motivation and you work harder and you become smarter. And that's how I would rate this whole experiences. बट इमोशनली अटैच नहीं होते, ये मानना तो थोड़ा मुश्किल है. जैसे अपने स्टूडेंट के साथ आई एम श्योर एक किस्म का इमोशनल अटैचमेंट तो होता होगा. पीवी सिंधु के साथ 100%. I have treated, if you ask my wife, or they would say you've loved them more than you've done love me, or you've spent more time thinking of them than me. And 100% true. 100% true. But ठीक है. I think these things do happen, and it's okay, is all I'm saying. It's okay. इन तीनों में से किसी से बात होती है? पी कश्यप, साइना, पीवी सिंधु, तीनों से बात होती है? Yes. Good. ये अच्छा है. No, I think all of them I speak here. There's no problem. एक और चीज़ हुई थी कि आप पर एक केस हुआ मेंटल हैरेसमेंट का. प्राजक्ता सावंत, बैडमिंटन प्लेयर, 2012 में आपके और BAI दोनों के ख़िलाफ़ उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन दी और कहा कि नेशनल कोचिंग कैंप में शामिल करने से रोका गया, जिसकी वजह से उन्होंने मेंटली हैरेस्ड फील किया. और
फेवरेट प्लेयर्स को चुना, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। कोर्ट ने आपको दोषी नहीं माना, आपको गिल्टी नहीं माना, लेकिन कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि जो कोचेस हैं उनको प्राइवेट एकेडमी चलाने का राइट होने से वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इस मतलब ये जब हो रहा था इस दौरान, सो आपका टेक क्या है इसमें? मतलब ये यू वर रेडी फॉर दिस, जिस तरह का पॉलिटिक्स या जिस तरह का सिनेरियो बैडमिंटन में उस टाइम हो रहा था, आपने शुरू में जेलिसी और उसका जिक्र किया, आप इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे कि कोर्ट में ये होगा, इस तरह की टिप्पणी हो सकती है, ये कहा जा सकता है? Because I didn't know court cases as much, but yeah, it was tough times. I was very happy that my family was fully supportive. The BI also was very supportive, and I had some good friends who were really rooting for it. But yeah, I think we can't even say things about the court, right? गलत होगा ना अगर हम लोग बोलेंगे कुछ नहीं, तो। मैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के लिए तो आपको बोल ही नहीं रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका साइड क्या है। जैसे ये तो लगता होगा कि मैं जिन बच्चों को सिखा रहा हूँ इनका सिलेक्शन पहले हो, और अगर आपके पास सिलेक्शन के में आपका से है तो आप अपने बच्चों को प्रेफर कर सकते हैं, मतलब एक ह्यूमन नेचर हो सकता है। तो इस पर आपका से क्या है, इस आरोप पर? I think I would say the bigger concern for Indian sport is lack of interest. Conflict of interest तो फिर भी ठीक है. There's so many people in the sporting ecosystem who have no interest in performance. I think if you have to worry about something, it's that part कि boss have some interest in the players whom you want performance from. In the ecosystem, generally, is what I would say. But yeah, as far as conflict of interest is saying, yes, I think there was a genuine, what the court said or what the point is, of course, I think it is a genuine point. कि अगर कोई अपना खुद का एकेडमी चला रहा हो तो उसका खुद का प्लेयर आता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है. बट यू हैव टू रियलाइज वन थिंग ना, कि in the say 20 years of my coaching or 22 years of coaching, how many instances have come like this? And you have SAI, you have government, you have BI, a lot of people, right? And I'm not sitting as one person. There'll be many other top people. So how many times has this happened? And if there was actually genuinely anything, of course nobody will want you there, right? There's enough people. People don't like players complaining also. अगर कोई genuinely issue है तो आई एम श्योर द गवर्नमेंट और कोर्ट और BI और सिलेक्शन कमिटी वुड टेक दिस अप जेन्युइनली. सिंधु और साइना के टेम्परामेंट में क्या डिफरेंस पाया आपने? साइना इज अ टिपिकल जाट, फैंटास्टिक माइंडसेट, एंड सिंधु इज रियली नाइस एज अ पर्सन, एंड शी इज़ मोर, वो खुद के लिए जितना करती है पता नहीं, बट एटलीस्ट वो मेरे लिए बहुत करती है इन दैट सेंस कि ट्रेनिंग वुड बी लाइक यार प्लीज़ कर ले मेरे लिए. सो शी वुड डू दैट. एंड साइना वाज टिपिकली वेरी हंग्री. शी वुड ऑलवेज टिपिकल जाट बोला, थोड़ा उसको समझाइए कि क्या? लाइक एन एटीट्यूड ऑफ आई विल नॉट गिव अप एंड आई विल डू इट काइंड ऑफ ए थिंग. वेरी वेरी एग्रेसिव एंड वेरी not giving up type, and greedy for more or hungry for more. That is how I would like. She would not be complacent or relaxed about anything. आपको पता है एक चीज़ होती है बैडमिंटन डेटिंग, आपने सुना है ये? मतलब मुझे भी इंस्टाग्राम से पता चला, जिसमें लोग लंच पे या डिनर पे मिलने के बजाय बैडमिंटन डेट पे जाते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं. आपके 2 स्टूडेंट एक ही बैच के, मतलब एक और बैडमिंटन खेलते हुए फिर उन्होंने शादी भी की, बट एज अ कोच जब ये खबर आप तक पता चली पी कश्यप और साइना नेहवाल की, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था?
it's way longer. How do I remember? आपको याद है, आप शायद कहना नहीं चाह रहे हैं. नहीं, I think see, for me, kind of a purist, so I would have till the time it is not interfering with their sport as such. Initially, it was like a no, and then just is like a kya ho raha hai? Nonsense kind of a thing. But then afterwards, you come to terms that boss, two people want to get married. That's fine. I think it's their life, and they're adults, so it's okay kind of a thing. So somewhere in between these two, I think the initial reaction would have been like, I just don't want it to affect their badminton, or कोई deviation नहीं होना चाहिए. To kind of, okay, if they're getting married, it's okay, let them figure it out, but ensure that they have used that as a strength rather than as a weakness. दोनों के खेलने के तरीके में क्या डिफरेंस है, मतलब Kashyap and नहीं, आई मीन सिंधु एंड साइना. both aggressive, both big smash, very physical, no problem with endurance, and brave girls, both of them. आपने एक बार ये बात कही जिस पे फिर रिएक्शन भी आया हाल में, पिछले साल टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, पेरेंट्स को सलाह दी कि अगर पैसे नहीं है, बच्चे अमीर बैकग्राउंड से नहीं आते हैं और उनका कोई फैमिली बिजनेस भी नहीं है, तो पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ कि उनको खेल में ना डालें, स्पोर्ट्स में ना डालें. ज़ीरोधा के मालिक निखिल कामत ने इस पे ये लिखा कि आज पहले से कई ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं और अगर कोई खिलाड़ी प्रोफेशनल लेवल पे नहीं पहुंच पाता तो फिर वो कोच बन सकता है, पर्सनल ट्रेनर बन सकता है, मतलब उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है. अगर ज़रूरी नहीं कि वो ओलंपियन ही बने, मतलब वो अकेला वो चीज़ नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा अकेडमीज़ हैं, ज़्यादा एक्सपोजर है. बट ये आपने क्यों कहा, मतलब आई एम श्योर आपने कोई एक हार्श रियलिटी या उससे होकर के गुजरे होंगे जिसमें आपने पाया होगा कि पैसे इम्पॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए. I think it's more than पैसे important है सक्सेस के लिए. I think if you followed the entire thread, the fact is that the number of jobs available for sports persons have become lesser and lesser. हम लोग पहले 50 लोग खेलते थे, उसमें से 20-30 लोग को जॉब्स मिलते थे. अभी 50,000 लोग खेल रहे हैं और 50 जॉब्स ही मिलते हैं. So, and people have actually stopped studying and playing sport completely, where they're not able to have another career. So I was more referring to jobs for players who are not in the top 1, 2, 3 bracket, and that's about it. आपको हम कुछ अब तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और बस वो पिक्चर्स देख करके आपका रिएक्शंस लेना है. यस. कौन सा साल है? This is 1995, and after the ACL tear, I was playing with this derotation knee brace. ये क्या होता है? वो घुटने को वापस मुड़ने से रोकने वाला एक मशीन होता है. तो इसके साथ खेलता था, इसके साथ ही मैंने जीता है, नेशनल वगैरह मैंने जीता है इसके साथ. एंड इंटरनेशनली ऑल्सो आई यूज्ड टू प्ले विद दिस. कोई रोबो मैन बोलते थे, कोई आयरन लेग बोलते थे, जो भी है. बट कितना टाइम खेले इसके साथ? ऑलमोस्ट 2 साल खेला मैं. बैक इन द डे वो घुटना वापस मुड़ने के रोकता है. सो ब्रदर US में थे, तो ही सेंट मी फ्रॉम देयर. एंड ये 15,000 का आता था उस टाइम पे. उस टाइम पे तो किसी ने बोला कि क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, कावासाकी का बजाज कावासाकी का गाड़ी आता है वो ले ले. तो ये वेस्ट कर रहा है. तो मैंने बोला नहीं. गाड़ियों का शौक है? नहीं, इतना नहीं है. तभी भी नहीं था, आज भी नहीं है. नेक्स्ट. ऑल इंग्लैंड 2001. It's back in the day I was really tired,
But today, yeah, I think it's one of the biggest moments because आज the respect which I get, the academy which I've built have been thanks to this one. कितना पैसा मिला था जीतने के बाद? 3,68,000 after taxes. क्या किया इतनी बड़ी धनराशि का? मैं बैंक में डाला, फादर बैंक है. नेक्स्ट. यस. This, I think, 2012 after the London Olympics. साइना नेहवाल. Yeah. जब पॉलिटिक्स में गई आपने शुभकाम बेस्ट विशेस दिया जब साइना को? Yeah. मैसेज किया था? Yeah. I spoke to her by message. अच्छा, ये सिंस मतलब आप टफ कोच रहे तो एक ये होता था ना कि बैडमिंटन में एक लड़की बहुत अच्छा कर रही है, साइना के साथ भी हुआ, पीवी सिंधु के साथ भी हुआ, अचानक से लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं, ट्रेंड करने लगते हैं, लोग दीवाने हो जाते हैं, कुछ कहते हैं कि ये नेशनल क्रश बन गई हैं, है ना, लोग उनके परिवार के बारे में और जानना चाहते हैं. वो टाइम पे अपने स्टूडेंट को ये भी डिस्ट्रैक्शन है, जितने भी लिस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, तो I think these girls can handle it far better. Girls in general, I've लड़के seen, नहीं कर पाते. लड़के का इतना सीन नहीं है. लड़कियां are much stronger and they can transform and get to a new reality much better than I have seen boys handle it. Boys का इतना नहीं है. Girls are much better. And Saina and Sindhu have transformed phenomenally well. And they can handle criticism far better than many other people. वो कोई कुछ बोलता है तो वो फट से वापस जवाब भी दे देती है. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर हर एंड शी विल फॉरगेट इट एंड स्लीप. वो अपना रोते रहे, ये सो जाती है. सो शी इज़ गॉट अ वेरी गुड क्वालिटी दैट वे. इनके ह्यूमर से दो चार होते थे आपकी, मतलब एक नहीं, आई थिंक आपके सामने ह्यूमर दिखता वेरी वेरी लेस. ऑल ऑफ देम वुड बी वेरी क्वाइट व्हेन आई एम देयर. They would have their own places, but I also you don't want to be as a coach so close to the players that जब आप serious बोले, आप जब serious बोले वो joke में ले ले. So that distance was there. Next. ये मुझे आपसे सीखना है. Yeah, this is one. I really enjoyed this time, and I was lean, I was fitter. I was playing with her. So yeah, it was good. I think that was, I think, one of the brightest moments for Indian sport. And Rio, we didn't win many other medals, na? So I think for a nation, this medal was really beautiful. Next. Yeah, I think it's a highlight. चमकते हुए चेहरे. Yeah, all of them fantastic, I think, all of them. Some great athletes, right? So Ashwini here, Satvik here, Chirag here, Shrikant, Pranoy, Sikki, Jerry. I think each one of them has been so proud of each of them. Like HS Pranoy, the kind of effort which he's put, so many years. Fantastic athletes. Each one of them, I think, Ashwini, for so many years, she put in so much of effort. I think हमारा ऐसा रहता था ना कि कॉमनवेल्थ मेडल आया, पहली बार कॉमनवेल्थ मेडल 2010 में आया. 2009 में, 2008-7 से भी 8 में पहली बार ओलंपिक्स में कोई क्वार्टर फाइनल पहुंचा. 2009 पहली बार कोई वर्ल्ड टूर में टूर्नामेंट जीता. 2010 पहली बार कॉमनवेल्थ में मेडल मिला. 2011 पहली बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमको मेडल मिला. 2012 पहली बार ओलंपिक मेडल मिला. 2013 एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप में पहली बार मेडल मिला. 2014 में मेंस सिंगल्स में 2 मेडल पहली बार मिला. 2015 वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल. 2016 लॉट ऑफ फर्स्ट्स. All of them were first, and many of them. 2016 Shrikant was world number 1. So I think such great results we've had.
किसी रिजल्ट के बाद बहुत देर तक अपने किसी स्टूडेंट को गले लगाया या वहाँ भी कोच वाली मर्यादा बरकरार है? No. All of them, I've hugged all of them, and I was super excited. Yeah, I think whether it's Saina or whether it's Sindhu's World Championship, Sindhu's Rio Games, Satvik and Chirag, Pranoy, fantastic. I've cried when they won. I cried when they've lost. Yeah, they've been. I enjoyed my stay. नेक्स्ट। Yeah, this is London. लंदन का ब्रॉन्ज। Yeah, London का bronze. मुझे आपकी पत्नी के बारे में बात करनी है थोड़ी सी, पीवी लक्ष्मी जी के बारे में। और बहुत कम लोग जानते हैं कि वो खुद भी बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं। बैडमिंटन डेट पे गए थे? Yeah, you can say that. मतलब कैसे, खेलते हुए ही मिले थे या? Yeah, she's an Olympian. She's played a high level of sport. And yeah, and I've known her for many years. Before the All England I proposed, and then I was busy playing. So then, and it was not a 2001 time से when पहले आपने प्रपोज किया? हाँ, Before 2000 All England. All England. And, जीतने के बाद वो हाँ हो ही गया होगा? No, she said yes then only, but then I didn't talk to her for 6 months. Almost after the All England, I called her up in the night. कि अब मैं जीत गया, kind से, yeah. So because back in the day, you're on most on the landline, right? तो वो मिलता भी नहीं था इतना आसानी से. So yeah, so that is it. And she's been super supportive because we got married, and literally the next year. We had Gayatri and Vishnu, and she's been very supportive, taking care of the family and letting me coach because मैं सुबह 4 बजे निकल जाता था, and evening I would come back at around 7:30, and the kids are sleeping in the morning, they're sleeping in the evening when I come back, and mom, dad, Lakshmi, I think they are the ones who have really been super supportive. And as I've grown also, I think my kids also have been super supportive. So God's grace, everything was nice, and that's why I've been able to coach. Otherwise, it was not possible. On that note, audience questions. हेलो सर, आई एम श्रुति। मेरा सवाल टेनिस से रिलेटेड है। एक हॉट डिबेट है टेनिस वर्ल्ड में, मैं जानना चाहती हूँ आपका क्या मानना है उसमें। कौन है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल या फिर नोवाक जोकोविच, और क्यों है? I think it's each one's individual choices. I like Federer. Okay. I like Federer, and I like the grace in his game, or elegance of him. But I also like Lendl. I also like Nadal, and the new Alcaraz and stuff are fantastic. So I can't really pinpoint and say every time हम लोग सोचते हैं कि ये great है, but I think the players are what their opposition is. The champions will adapt to whatever oppositions are. Federer's game was that way because he had to handle Nadal, and Nadal's game was that way because he had to beat Federer. So I said Lendl was like that because he had to beat a McEnroe or a Jimmy Connors or whatever. So ऐसा है, so different eras, but I think मैं जो सोचता हूँ कि ये mindset है champions का, and across eras if you have to compare, it's not fair. But I like Federer's style and his no-nonsense kind of life around sport. और सर, जोकोविच की लॉन्जेविटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि अक्रॉस स्पोर्ट्स बहुत ही रेयरली ये चीज़ देखने को मिलती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बेसिकली ये सुनना चाहती हैं कि जोकोविच की तारीफ आप कर दें। I think Djokovic is fantastic, but I think from a games perspective, I still like Federer. Okay, sir, sure. Hello, sir. Myself Priya.
2-3 क्वेश्चन है मेरे। पहला तो ये कि अभी जैसे सर बात कर रहे हैं, इंडियन ओपन इस बार बहुत कंट्रोवर्सीज में है। 2030 वी हैव टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके बाद 2036 के लिए वी आर बिडिंग फॉर द ओलंपिक्स। आपको लगता है इस टाइप की सिचुएशंस देखने के बाद वी रियली नीड टू वर्क ग्रास रूट लेवल पे थोड़ा सा और ज़्यादा, क्योंकि अगर हम बड़े टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो बेसिक्स ठीक होना बहुत ज़रूरी है। एंड आपको बीइंग अ कोच एंड आप इंडिया के लिए खेले सब कुछ हो, हाउ डज दैट फील व्हेन बाहर के प्लेयर्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स अबाउट योर कंट्री एंड जहाँ पर वो खेलने आए हैं? आई थिंक कॉमनवेल्थ की अगर बात करें तो 2010 का जो कॉमनवेल्थ हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया था, दैट इज़ द बेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स एवर कंडक्टेड इन द हिस्ट्री. It was a fantastic games. The food, the accommodation, the transportation, Delhi police's working was all phenomenally good. So sometimes ना हम लोग अच्छा करके भी हम लोग उसका legacy में हमको सब गलत चीज़ ही दिखता है. So I think we have to be aware of it. I have no doubt in my mind कि अगर हमें organize करना है बड़े games, ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ, वी विल बी 100% सक्सेसफुल. ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा होता है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या बेसिक फ्यू थिंग्स आर देयर, दीज आर लॉन्ग टर्म इश्यूज. वी नीड टू काइंड ऑफ एड्रेस दीज इश्यूज एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्रीज इमेज टू हैव दीज इश्यूज नॉट रिजॉल्व. सर एक और चीज़, जब ओलंपिक्स में पेरिस ओलंपिक्स में लक्ष्य सेन हारे एंड आफ्टर दैट प्रकाश पादुकोण ने जो आउटबर्स्ट किया सेइंग दैट प्लेयर्स हैव टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद एक डिबेट स्टार्ट हुआ कि जब एक प्लेयर किसी बड़े स्टेज पर हारता है उसका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच का होता है कि क्योंकि उन्होंने कहा कि प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने कहा कि कोचेस को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, प्लेयर वहाँ पर खेल रहा है. आपका ओपिनियन आई वांट टू नो कि जब एक प्लेयर किसी बड़े स्टेज पर हारता है लाइक ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कोच का उसमें कितना स्टेक होता है या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच की होती है? I think multiple people, right, are involved in the entire decision making of a player. And सभी का accountability और responsibility होता है. We cannot just say it is one person. It's not one. A lot of people around. अगर आप credit देते हो तो आप responsibility या blame भी आपको लेना पड़ेगा. And it is a very subtle thing because ये सब चीज़ clearly लिखे नहीं रहते अपने पास. The hierarchy or the line of command is not clear. So such things do happen when the systems are not in place. But it's high time India actually puts accountability and responsibilities in terms of all stakeholders involved in the ecosystem, whether it's federations, government, coaches, trainers. In the long term, this is very important. इतना काम कैसे रहते हैं आप? अभी पूरे इंटरव्यू में एकदम काम, पोकर फेस, सेम हमारे ऑफिस में अभिषेक सर हैं, वो भी एकदम. तो ये राज क्या है इसका, इतना कामनेस? मैं तो बहुत फिजिट करता हूँ. इसमें मैं जोड़ देता हूँ कि आपका जो वॉल्यूम है बोलने का हर बार इतना ही रहता है, गुस्से में भी यही रहता है या मतलब कोचिंग नहीं, इसे चिल्लाना बहुत कम रहता है. हाँ, बहुत रहता है. काम हो जाता है तो चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट yeah, God's grace, I think. And also I just feel that I think to have to meditate I think is very, very nice to calm your mind and to be aware of what's happening on the body level also helps. ऐसा मैं मानता हूँ. आप करते हैं ध्यान, मेडिटेशन? सर उत्तर प्रदेश में एक शहर है जिसको भ्रम से मुक्ति का शहर कहा जाता है, कानपुर, और मैं कानपुर से आता हूँ. तो वहाँ पर सर एक ख़ास चीज़ है, जब हम लोग खेलते तो वो जो शटल है उसको हम लोग सर चिड़िया बोलते थे. तो कई दफ़े ऐसा होता था कि जो बैडमिंटन है ना, तो जब उससे खेल रहे हैं तो बैडमिंटन टूट के सामने वाले के मुंह पे लग गया. कई दफ़े ऐसा होता था. क्या रियल मैचेस में ऐसा होता है? मैं आपको बता देता हूँ कि कानपुर जो है, आपने जो चिड़िया की बात की, जो शटल को चिड़िया कहा जाता है कानपुर में, चूँकि मेरी ससुराल है वहाँ. और
रैकेट को बैडमिंटन कहा जाता है और इस खेल के लिए चिड़िया मिंटन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने चुना है। जिस चिड़िया मिंटन खेलते हैं जी, तो वो रैकेट कह रहे हैं कई बार टूट जाता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि रैकेट टूट गया हो? मेरे साथ नहीं हुआ है, बट आई थिंक एक आध बार मैंने सुना है कि ऐसा हुआ है, बट रैकेट स्लिप होके गिरता है ऐसा है, बट वो टूटने वाली बात अभी कम है। पहले क्या रैकेट में ना 3 अलग अलग फ्रेम्स होते थे, मतलब रैकेट का हेड अलग, ग्रिप अलग, शैफ्ट अलग। अभी ऐसा नहीं है, अभी एक ही शैफ्ट में आता है, तो अभी ऐसा कभी होते हुए मैंने नहीं देखा है। जी सर, एक छोटा सा सवाल और है। चूँकि आप इंस्टाग्राम पे उपलब्ध हैं और इंस्टाग्राम पर कई बार हम लोग चलाते हैं तो उस पर भोजपुरी गाने भी आ जाते हैं, है ना, कि लॉलीपॉप लागेलू और ऐसे तमाम गाने आपके मतलब उस पर आए हैं कभी कि भाई भोजपुरी वो गाना जितेंद्र समझे वाला नहीं है, नहीं जितेंद्र वाला वो गाना आता है। कौन सा सर? ढल गया दिन, जिसमें रैकेट आपके आने से पहले हमारे यहाँ लोग वो गा रहे थे। दैट इज देयर, बट नहीं, भोजपुरी का मैंने नहीं देखा है। सर कौन कौन से फीड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन से गाने आ जाते हैं इंस्टाग्राम फीड में आपके क्या ज़्यादा आता है? व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इंस्टाग्राम पे आप देखते I don't have Instagram on my phone, so I don't have that content on my phone. बट यू आर ऑन इंस्टाग्राम राइट? Yeah. सर आप अपनी कोचिंग को लेके बड़ा स्ट्रिक्ट है। आपने बताया कि मतलब चॉकलेट, बिस्किट, क्या आप इस पर बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि कोई प्लेयर ऐसा ना हो कि बाहर जाके इसको खा रहा है? तो ऐसा होता है कि मैच हो गया और उसके बाद आप अलाउ करते हैं या फिर उसके बाद भी आप अलाउ नहीं करते अपनी कोचिंग में कि नहीं, अगर तुम मेरे प्लेयर हो तो अभी तक तो तुम्हें नहीं खाना है चॉकलेट या बिस्किट? हैदराबाद And में एक एक बार तो बिस्किट तो- बिरयानी पार्टी हुई होगी ना, मतलब और ऐसा कैसे एक होता है? बिस्किट में क्या हो रहा है? एक बिस्किट में, छोटा सा एक बिस्किट। सी या मैं सबके लिए ये रूल नहीं बोलता हूँ। वो हमने थोड़े प्लेयर्स के लिए थोड़े टाइम के लिए मैंने किया था और अच्छे रिजल्ट्स भी आए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर बच्चे जो बिरयानी नहीं खाता वो फ़ोन नहीं लेता वो वर्ल्ड चैम्पियन बने, ऐसा भी नहीं है ना। सो जिसको वो टाइम पे वो ज़रूरत था वो हमने किया है, दैट इज़ वन। मतलब ये सब पलाव नहीं होता है, अगर किसी को खाना है तो जाके खा खा सकते हैं। सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कि मैं पुलिस सबका पुलिसमैन नहीं हो सकता, बट also the good thing is that in the last couple of years, more than before, whether it's Guru Saidat, Sai Praneeth, Kashyap, Sumit Reddy, Manu Attri, Arun Vishnu, Rahul Yadav, ऐसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आज कोच बन के टीम के साथ और प्लेयर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। सो आई एम वेरी लकी दैट they have actually started to coach, and that's very good for Indian badminton कि हमारे पास पहली बार 5-6 ऐसे टॉप प्लेयर्स हैं जो वापस नेशनल टीम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड वापस छोटे बच्चों को ट्रेन करने में हेल्प कर रहे हैं। सो दैट्स ए गुड पॉइंट। सो आई डोंट ट्रैवल एज मच नाउ एंड I've done it for 20 years. Now I just want the next generation to start taking care. And so if those coaches have their own views, I'm ready to help them, but it's their journey now. हाय सर, मेरे पास थॉट है, सवाल की भाषा नहीं है तो प्लीज़ बियर विथ मी। 2 तरह के द्वंद्व है क्या ना। एक तरफ है मल्टी हाइफेनेटेड पर्सनैलिटी, जिसमें कोई बुराई नहीं है, पर आजकल उसका बड़ा शगल है, बड़ा क्रेज़ है कि साहब आपको पेंटर भी बनना है, म्यूजिशियन भी बनना है, अपने काम में भी अच्छा होना है, होटल भी खोलना है, 5 काम, अच्छी बात है। दूसरे एक तरफ लोग हैं, मैं एकेडमिक्स की दुनिया से आता हूं, जिसमें नामवर सिंह, गणेश द्विवेदी जैसे लोग रहे हैं, जिन्होंने एक साधना, एक साध्य पकड़ा और अपना पूरा जीवन बिल्कुल दधीची की भांति उस पर बिता दिया। आप जब किसी प्लेयर को पिक करते हैं तो मतलब कोई ये नहीं कि अच्छा या बुरा है, आपके हिसाब से आप किसको ज़्यादा तरजीह देते हैं? वो व्यक्ति जो बहुत मल्टी हाइफेनेटेड हो, 5 काम करना जानता हो, या फिर वैसा व्यक्ति जो सिर्फ एक काम करता हो, भले वो कितना मीनियल हो, कितना हाई हो, लेकिन उसमें उसने जान लगा दी है बिल्कुल? आई थिंक किसी भी चीज़ में आपको अच्छा बनना है तो आपको जान एक ही चीज़ में लगाना चाहिए, हर चीज़ में नहीं हो सकता है। जैसे वो ब्रूसली का एक स्टेटमेंट है, उसने ये कहा है कि आई डोंट वरी अबाउट अ पर्सन हु नोज 10,000 किक्स, आई वरी अबाउट अ पर्सन हु डज 1 किक 10,000 टाइम्स। सो आई थिंक दैट्स मोर, आई थिंक एक ही चीज़ आपको
बहुत अच्छा तरह करना चाहिए और बहुत साल तक करेंगे तो ही आपको उसका रियल एसेंस आप जान पाओगे या द बेस्ट क्वालिटीज यू विल गेट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू डेडिकेट योर सेल्फ इन लर्निंग समथिंग एंड डीप स्टडी, डीप नॉलेज. आप डिविएट ना होते हुए एक ही चीज़ को करेंगे तो उसका फ़ायदा है. हाँ, इधर उधर से भी आप हेल्प ले सकते हो, बट इवेंचुअली डायरेक्शनली यू शुड बी ऑन दैट पाथ, ट्राइंग टू बी इन अराउंड दैट एरिया. नमस्ते सर, मेरा नाम प्रगति है. सर, आपके एकेडमी में ऐसा कोई प्लेयर आया हो जिसके गेम को देख के आपको लगा हो कि उसका करियर अच्छा नहीं चल सकता है, लेकिन उसने बाद में आपको गलत साबित कर दिया हो अपने अच्छे गेम से? Luckily, I have not still had such an instance, but मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को रिजेक्ट किया और वो मुझे चौंकाएं, ऐसा आई वांट टू सी दैट ऑल्सो. वो चैलेंज की तरह ले और ही हैज़ टू प्रूव दैट आई एम रॉन्ग, एंड आई वुड बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. थैंक यू सर. अभी रिसेंटली आपने कोचेस के बारे में बात की. बी साई प्रणीत, ही इज़ मूविंग टू यूएस. उससे पहले गायत्री गोपीचंद के दो कोच थे, अरुण विष्णु, ही ऑल्सो मूव टू यूएस. दे सेड कि लैक ऑफ पैसा, क्योंकि इससे पहले सारा नेहवाल भी हमारे शो में आई थी, तो उनसे भी जब ये चीज़ पूछी गई तो उन्होंने कहा था कि लैक ऑफ मनी इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इंडियन कोचेस बाहर जा रहे हैं. तो आप जिन प्लेयर्स की बात कर रहे थे जो कि कोचेस टर्न कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया को छोड़कर बाहर जा रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए, वाई इज़ ऐसा क्यों हो रहा है और इंडिया में उन कोचेस को उस टाइप का सपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है? और अगर इंडियन कोचेस बाहर जा रहे हैं तो प्लेयर्स के कोचेस बनने का फ़ायदा इंडिया को? No, luckily, I would say that इस बार जो मानसुख मांडविया जी है और दी सेक्रेटरी सर है, so they have been actually very proactive in this, and now we have a certain salary upgradation which is helping coaches to stay back. So Sai Pranit, for your information, you would be happy to know that he's come back and joined back in India. So I'm hoping that more people, because इसके पहले ना हमारे पास ऐसा वर्ल्ड लेवल एथलीट्स नहीं थे, बट अगर से 5 years from now or 10 years from now, ऐसे जैसे श्रीकांत है, प्रणॉय है, all of these top players, when they retire, you want them to come back to coaching to help the ecosystem. So अगर हमारे पास अच्छे पैकेजेस होंगे या मोटिवेशन उनके लिए रहेगा तो डेफिनेटली दिस विल ओनली हेल्प द कंट्री. और इनका बाहर जाके अपना अपोजिशन टीम्स को कोच करना हमारे लिए it's actually not nice. So I would want them somehow to stay in the country and help us develop more players. Namaskaram Andy, my name is Akanksha. I want to know best place to eat biryani in Hyderabad. Please answer, please don't say you don't eat biryani. डिबेटेबल है ये तो. ये तो डिबेटेबल है. No, But- Gopi Chand sir's favorite place to eat biryani in Hyderabad. The academy makes really nice biryani. You should try that. No exaggeration. I think it's really nice. The best. Okay sir, thank you ठीक so है, much. डन. ये एक सवाल और पूछना था मुझे. ये हैदराबाद में बैगन काय को सब बोलते रहते हैं. Even I don't know. हाँ? क्या बैंगन के बाता मत करो यार. क्या है ये, मतलब बैगन मतलब ऐसे नहीं नहीं मालूम. बैगन, बट वो बात तो बैगन का बाता मत करो यार. क्या कर रहे हैं? मतलब ऐसे फिजूल का बात. फजूल का बात. हाँ, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. लाइक I hope ये बकवास बैगन बात. बकवास हाँ, बैगन का बाता मत करो. अपना बात बैगन का बात नहीं है जो कर रहे हैं. हाँ. मैं ना अभी आपसे बात करते करते ऐसे 3 चीज़ मैंने निकाला है, आपको एक पिक करना है. आप द कोच, द प्लेयर, हाँ, चॉकलेट या बिरयानी? चॉकलेट. ओके, मतलब ये अलाउ है, बिरयानी ज़्यादा उसमें? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. आई लाइक चॉकलेट. डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप? ये टफ है थोड़ा. I knew it. I am just seeing at what level or context you are saying it. No context. Depends on the leader. Oh.
साइना या सिंधु? He'll get me killed. नहीं, that's unfair question. ठीक है, मैं आई विल गिव इट कि आप, आई नो, मतलब बहुत सारे गुरु ये कहते हैं कि मेरा दायां हाथ या बायां हाथ में किसको चुनूं, बट ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे बात करके बहुत आनंद आया, और गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में इतना ही। आपने इस बातचीत में आपके काम की बातें कौन सी रहीं जो आपने सीखी, प्लीज़ लिख करके बताइएगा। चिड़िया वाला मुझे याद रहेगा। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।